सो स्टार्ट करते हैं मर्जर और एक्विजिशन। तो इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 1, इसके अंदर एक कंपनी है एबीसी लिमिटेड जो एक्वायर कर रही है एक्स वाई जेड लिमिटेड को। तो एबीसीडी जो है वो एक्वायर है इसके अंदर, और एक्स वाई जेड वो टारगेट कंपनी है। तो पहले इन्होंने पूछा है कि प्रेजेंट ईपीएस क्या होगा दोनों कंपनियों का। तो नंबर ऑफ शेयर्स दे रखे हैं दोनों के और अर्निंग दे रखे हैं, तो हम सिंपली इन्हें डिवाइड कर देंगे तो हमें ईपीएस मिल जाएगा एबीसी का 5 और एक्स वाई जेड का 3। फिर नेक्स्ट इन्होंने पूछा कि अगर ये मर्जर हो जाता है तो इनका न्यू ईपीएस क्या होगा, व्हाट वुड बी द न्यू ईपीएस ऑफ एबीसीडी। मतलब एबीसीडी बेसिकली मतलब इनका कंबाइन ईपीएस क्या होगा, क्योंकि कंबाइन होने के बाद सिर्फ एबीसी बचेगी, एक्स वाई जेड खत्म हो जाएगी। तो और इसके अंदर जो एक्सचेंज रेशियो हमें यूज करनी है वो होगी करंट मार्केट प्राइस के बेसिस पे। तो करंट मार्केट प्राइस दोनों का दे रखा है 42 और 28। अब एक्सचेंज रेशियो कैसे निकाली जाएगी, तो ये हमेशा निकलेगी टी बाई ए, मतलब टी ए जैसा टाटा में होता है ना, टाटा टी ए। तो टी ऊपर और ए नीचे, यानी टी मतलब टारगेट और नीचे एक्वायरर का। तो टी टारगेट 28 और बाय 42। तो ये हुई एक्सचेंज रेशियो। अब एक्सचेंज रेशियो से कैसे निकलेगा कंबाइंड ईपीएस, तो सिंपली हम क्या करेंगे, हम इन दोनों की अर्निंग को जोड़ देंगे, 50 लाख और 18 लाख, प्लस ये जो शेयर्स आएंगे एक्वायरर के आएंगे यहाँ पूरे जितने थे उसके, सिंपली 10 लाख। और जो 6 लैक्स होंगे यहाँ मल्टीप्लाई होगी एक्सचेंज रेशो से। एक्सचेंज रेशो यहाँ यूज करनी है हमें, यही 20/42, तो ये आएगी 0.666। और इसके शेयर्स हो गए टारगेट कंपनी के, तो टारगेट कंपनी के शेयर्स 6 लाख और मल्टीप्लाई बाय 0.66, तो ये ईपीएस कैलकुलेट करेंगे तो हम आएगा ईपीएस 4.85। यहाँ पे भी यही आया है। पहले इन्होंने एक्वायर को वो देख लिया, एक्वायर कितने शेयर्स इश्यू करेगा, तो ये आ गए 6 लाख मल्टीप्लाई 28/42, तो 4 लाख शेयर्स इशू करे जाएंगे। एबीसी के शेयर्स होंगे ये 4 लाख जो होंगे, तो टोटल शेयर्स हो जाएंगे फिर एबीसी के, तो कंबाइंड मर्ज कंपनी के 14 लाख। 14 लाख होने के बाद ये इन्हें सिंपली डिवाइड कर देंगे, तो 4.86 लिया है इन्होंने, और यहाँ पे कितना था, ये 4.85, मतलब वही है एक तरीके से देखें तो। अब लास्ट इन्होंने पूछा है व्हाट शुड बी द एक्सचेंज रेशियो इफ एक्स वाई जेड लिमिटेड वांट टू एंश्योर द अर्निंग टू मेंबर्स आर एज बिफोर द मर्जर टेक्स प्लेस। तो एक्स वाई जेड ये बोल रहे हैं कि जो उनके पर ईपीएस पे जो मतलब पहले उन्हें अर्निंग मिल रही थी ना, टोटल जितने उनके शेयर होल्डर थे, तो उतनी ही उन्हें अब मिले। एक्स वाई जेड मतलब एक्स वाई जेड टारगेट कंपनी कह रही है। तो जब टारगेट कंपनी ऐसा सोचेगी ना कि हमारा ईपीएस मतलब वही रहे जितनी पहले अर्निंग हो रही थी उन्हें पर शेयर पे, तो हम क्या करेंगे सिंपली, जो एक्स इनकी ईपीएस रेशियो है, जो इनकी प्री ईपीएस रेशियो थी ना दोनों की, ये 5 और 3, हम बेसिकली इसे ही वो बना देंगे एक्सचेंज रेशियो। तो जब हम इसे यूज करेंगे ना एज ईपीएस एक्सचेंज रेशियो, तो इनकी अर्निंग सेम ही आएगी। देखो ये कैसा करा है इन्होंने, एक्सचेंज रेशियो इफ द टारगेट कंपनी वांट द सेम ईपीएस, मतलब प्री ईपीएस जैसा था उनका वैसे चाहिए अर्निंग आफ्टर मर्जर, तो क्या करना पड़ेगा, तो पहले ईपीएस रखो टारगेट कंपनी का, फिर ईपीएस रखो एक्वायर का, वही मतलब टी बाई ए है इसमें भी, बट ईपीएस यूज करेंगे यहाँ पे। अब हम प्री ईपीएस क्या था इनका, इसका 3 था, इसका 5 था, तो इसे डिवाइड करेंगे तो हम आएगा ये सिंपली 0.6, और या फिर 3 बाय रेशियो में, तो 0.6 ही लेंगे हम, 0.6। सो अब नए शेयर्स कितने इशू करे जाएंगे टारगेट कंपनी को, एक्वायर कितने इशू करेगा, तो 6 लाख शेयर्स थे टारगेट कंपनी के, और रेशियो आई 0.6 या फिर 3/5 बाय मतलब वही टी बाई ए, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हम मिलेगा 3,60,000। 3,60,000 शेयर्स इशू हो जाएंगे। तो अगर हम 3,60,000 से और 10 लाख को जोड़ें और इनकी अर्निंग को जोड़ दें, तो हमें जो ईपीएस मिलेगा वो मिलेगा 5। और ये वो ईपीएस है जो मतलब इसका था एक्वायरर का, तो ये सेम ही आ जाएगा, इसका 5 है, इसका भी 5 आ जाएगा, मतलब कंबाइन होने के बाद भी वही आएगा एक्वायरर का जो पहले था प्री ईपीएस ही।
तो ये आ गया 5। अब 5 से देखा जाए तो इसकी कितनी अर्निंग होगी टारगेट कंपनी की। तो टारगेट कंपनी को 3,60,000 शेयर्स दे दिए और हर शेयर्स पे उन्हें मिल रहे हैं 5 रुपये मिल रहे हैं। तो टोटल अर्निंग उन्हें मिल गई 18 लाख। जैसे कि सेम जैसे मतलब जो उन्हें पहले मिल रही थी वही मिल गई। पहले भी उन्हें मिल रही थी 18 लाख रुपए। यहाँ देखें, यहाँ भी 18 लाख थी, यहाँ भी 18 लाख मिल रही थी। ईपीएस पहले 3 था क्योंकि शेयर ज्यादा थे इनके XYZ के। अब शेयर्स इन्हें जब मिले मर्ज कंपनी वो कम मिले। तो कम कितने मिले? कम मिले 3,60,000। पर अर्निंग के टर्म्स में देखें तो अर्निंग उतनी हो गई क्योंकि ईपीएस यहाँ बढ़ गया। ठीक है, तो 3,60,000 मल्टीप्लाई 5। हाँ, इन्होंने भी सेम यहाँ ऐसे ही करा है। एक्सचेंज रेशियो इन्होंने वही ले ली, ईपीएस वाली T/A वाली, और 6 लाख 3,60,000 शेयर इशू कर दिए। फिर दोनों का मल्टीप्लाई वो अर्निंग प्लस करी और टोटल नंबर ऑफ शेयर्स ऐड करें तो 5 आ गया इनका। कंबाइन ईपीएस जो होगा वो होगा 5। तो अब देखा जाए तो टोटल अर्निंग इन्होंने कैलकुलेट करके बता दी 3,60,000 5। तो ये इंश्योर कर रहा है कि अब ये शेयर्स की इन्होंने रेशियो बता दी कि 0.6 शेयर्स या फिर 3/3.5 3.6/6 जो भी था, मतलब एक्सचेंज रेशियो ये रहेगी 0.6। तो इसके साथ हमारा पहला क्वेश्चन खत्म होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है? बेसिकली एक्स लिमिटेड है, वो परचेस करने की सोच रही है वाई लिमिटेड, वाई को, कंपनी वाई को। ठीक है, तो एक्स इसके अंदर एक्वायरर हो गया और वाई इसके अंदर टारगेट कंपनी हो गई। अच्छा, अब एक्स के इन्होंने शेयर्स बता दिए कितने में, 3 लाख इसके शेयर है और उसका मार्केट प्राइस है 30 रुपए। और जो कंपनी वाई है उसके 2 लाख शेयर्स है और उसका मार्केट प्राइस है करंटली करंटली 20 रुपीज। ठीक है, दोनों के ईपीएस इन्होंने बता दिए, एक का 4 है और एक का 2.25 है। ठीक है, तो हमें तीन चीजें इन्होंने दे दी, नंबर ऑफ शेयर, एनपीएस और ईपीएस दोनों कंपनीज का। ठीक है, अब मैनेजमेंट जो वो डिस्कशन कर रहा है कि टू अल्टरनेटिव है इनके पास एक्सचेंज रेशियो को डिसाइड करने के लिए। तो वो क्या होंगे, एक्सचेंज रेशियो क्या होगी? तो एक अल्टरनेटिव में ये बोल रहे हैं कि ईपीएस के बेसिस पे कर देते हैं दोनों कंपनियों में, मतलब ईपीएस ऑफ टू कंपनी। तो इसके बेसिस पे हम डिसाइड कर लेते हैं कि क्या होगी एक्सचेंज रेशियो, बेसिकली ईपीएस के बेसिस पे दे देंगे। और या फिर ये कह रहे हैं कि 0.5 मतलब आधा शेयर्स देगी कंपनी एक्स और एक शेयर ऑफ कंपनी वाई। तो मतलब 0.5 रेशो 1, मतलब 0.5 शेयर और 1 शेयर ऑफ वाई। तो इसकी हम एक्सचेंज रेशो अगर इसे करेंगे ना तो ये ऐसे नहीं आएगी 0.5 डिवाइड बाय 1, ये आएगी टारगेट बाय वो TA, जैसे T था तो 1 ऊपर आएगा इसके अंदर और ये नीचे आएगा 0.5। ठीक है, अब वो हम आगे देख लेंगे। तो अब ये कह रहा है कि कैलकुलेट करो ईपीएस आफ्टर द मर्जर अंदर टू अल्टरनेटिव, दोनों अल्टरनेटिव के अंदर ईपीएस कैलकुलेट करो। तो सबसे पहले हम ईपीएस देख लेते हैं क्या होगा दोनों का। तो प्री ईपीएस इनका ये पहली डिटेल दे दी इन्होंने, क्या क्या है हमारे पास शेयर्स, उनका ईपीएस और टोटल अर्निंग इन्होंने ये कैलकुलेट मल्टीप्लाई करके सिंपली निकाल ली ईपीएस से कि अर्निंग कितनी होगी। तो टोटल अर्निंग हमें यहाँ मिली। अब ईपीएस ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट के अंदर क्या होगा, कंबाइन ईपीएस अगर एक्सचेंज रेशियो के अंदर हम यूज करेंगे तो कंपनी एक्स, तो अब हम बेसिकली इसके अंदर देखेंगे कंपनी एक्स की, एक्स के जो शेयर्स हैं वो हैं 3 लाख और कंपनी वाई के शेयर्स हैं वो 2 लाख हैं। ठीक है, अब हम एक्सचेंज रेशियो इसके अंदर यूज कर रहे हैं ईपीएस वाली। ठीक है, ईपीएस के अंदर तो T/A होगी, तो टारगेट का ईपीएस डिवाइड बाय एक्वायर का ईपीएस। तो TA ये आ गया। इसके अंदर आएंगे इसके शेयर्स, कितने शेयर्स कंपनी वाई को इश्यू होंगे, तो कंपनी वाई को इश्यू होंगे 1,12,500 शेयर्स। तो टोटल शेयर्स हो जाएंगे 4,12,500। ठीक है, टोटल शेयर्स मिल गए हमें और टोटल अर्निंग हमारी ये थी 16,50,000। तो सिंपली इन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा हमारा कंबाइन ईपीएस। तो कंबाइन ईपीएस ये रहा 16,50,000, 16,50,000 डिवाइड बाई 4,12,500 शेयर। तो ये आएगा 4। ठीक है, अब ये देख इसके अंदर इन दोनों बॉक्स के अंदर नहीं बताया कि इम्पैक्ट क्या होगा। तो इम्पैक्ट जो कंपनी एक्स थी उसका बिफोर
ईपीएस था वो भी 4 ही था, और आफ्टर जो मर्जर हो गया उसके बाद भी ईपीएस था वो 4 ही आया। तो इसके अंदर कोई इम्पैक्ट पड़ा नहीं, क्योंकि हमने जो वो इशू करी है इसके अंदर यूज करी है एक्सचेंज रेशो, वो ईपीएस की है, ईपीएस दोनों का बेसिकली। तो ईपीएस जब हम ईपीएस की एक्सचेंज रेशो इशू करते हैं तो जो एक्वायरर का ईपीएस होता है प्री मर्जर से, वही उसका उसके बाद आता है, उसका आफ्टर मर्जर के बाद भी, जैसा कि लास्ट वाले क्वेश्चन में हुआ था वैसे ही है। ठीक है, अब कंपनी वाई के लिए जो उसका पहला ईपीएस था वो था 2.25। ठीक है, ये रहा यहाँ पे 2.25। अब आफ्टर मर्जर के बाद इसका ईपीएस क्या होगा, तो मर्जर के बाद इसका ईपीएस होगा, कंबाइंड ईपीएस जो है हमारा, कंबाइंड वाला ले लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे एक्सचेंज रेशो में। तो मल्टीप्लाई करी हमने एक्सचेंज रेशो, तो ये आएगा 2.25। तो बेसिकली जो पहले था अब भी वही है, तो इसमें कोई इसकी अर्निंग पे इफेक्ट पड़ा नहीं यहाँ। ठीक है, एक्सचेंज रेशो जब यूज होती है तो दोनों के सेम ही आते हैं, किसी को कोई लॉस वॉस होता नहीं बेसिकली उसके अंदर। अब सेकंड केस देखते हैं, जब इसके अंदर 0.5 शेयर की रेशो यूज की जाएगी, मतलब 0.5 डिवाइड बाय 1। तो एक्सचेंज रेशो इसके अंदर यूज ये वाली यूज करनी है, तो टोटल अर्निंग वही रहेंगी 16,50,000। और टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो जाएंगे उसके बाद, तो 3 लाख वही उसके एक्वायर पे तो सेम रहेंगे। अब इसे कितने यूज होंगे, तो 2 लाख इसके शेयर्स थे और आधा शेयर इसे मिलेगा कंपनी एक्स का, तो 0.5 से मल्टीप्लाई हो जाएगी बेसिकली। तो नए शेयर्स हो जाएंगे टोटल नई कंपनी के 4 लाख शेयर्स हो जाएंगे, तो 4 लाख हो जाएंगे, तो 16,50,000 को 4 लाख से डिवाइड कर देंगे, तो ये इसके अंदर ईपीएस आएगा 4.215 125। ठीक है, अब इम्पैक्ट क्या होगा इसका, तो इम्पैक्ट जो एक्वायर होगा उसका तो सेम है, मतलब बिल्कुल ऐसे ही रख दो, जो नया ईपीएस आया है और जो पुराना था प्री और न्यू दोनों को आपस में रखो एक दूसरे से और माइनस कर दो। तो इन्होंने बेसिकली यही करा है। पहले इसका पहला वाला रख दिया 4, और जो आफ्टर मर्जर आया है 4.25, तो इसके अंदर कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं होती, मतलब एक्सचेंज रेशो वगैरह से मल्टीप्लाई करने वरने की। एक्वायर के केस में बस सिंपली माइनस कर दो। अब जो शेयर होल्डर वाई का इम्पैक्ट देखना है, तो वाई का जो प्री था वो ऐसे एज इट इज रहेगा हमेशा, उसके अंदर कोई चेंज नहीं रहेगा। जो इसका कंबाइंड वाला आएगा उसमें हमें थोड़ा एडजस्टेड करके निकालना पड़ेगा, तो कंबाइंड ईपीएस ले लो और एक्सचेंज रेशियो से मल्टीप्लाई कर दो इनकी जो थी, जो भी हमने यूज की थी, तो हमने यूज की थी 0.5 वाली, तो 4.125 ये कंबाइंड ईपीएस हो गया, और ये इससे मल्टीप्लाई हो गई, तो ये आया इनका एडजस्टेड वाला ईपीएस। तो अब इसमें हमने डिफरेंस देखना पड़ेगा, तो इसके अंदर ये डिक्रीज हो गया, ये ऊपर नीचे रखना चाहिए था इन्होंने, पर इन्होंने ऐसे रखा है, तो बेसिकली इसका डिक्रीज हो जाएगा इस केस के अंदर 0.1875। तो इसके अंदर बेसिकली बस इतना ही था इस क्वेश्चन के अंदर, इजी सा क्वेश्चन था, तो ये यहाँ खत्म होता है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो 3 के अंदर जो डिटेल दी है वो ये है कि बी जो है वो एक हाईली सक्सेसफुल कंपनी है और वो एक्सपेंड करना चाहती है अदर कंपनियों को खा के, तो ये अदर कंपनियों को खा लेगी और एक्सपेंड मोटी हो जाएगी और खा खा के। तो अब ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारी जो है ना ग्रोथ, वो काफी अच्छी है, और उसकी जो ग्रोथ है वो उसकी अर्निंग और डिविडेंड से रिफ्लेक्ट हो रही है, और रिफ्लेक्ट हो रही है जिसकी वजह से जो इनका जो पीई रेशो है वो 17 है। ठीक है, तो अब ये सोच रहे हैं कि डायरेक्टर ने इन्हें एडवाइस करा कि अगर हम किसी कंपनी को एक्वायर करेंगे ना जिसकी पीई रेशो हमसे कम है, तो हमें उससे जो है ना हमारे ईपीएस बढ़ जाएगा, अपना ईपीएस हमारा जो होगा ना कंबाइंड ईपीएस वो हमें इंक्रीज हो जाएगा हमारा। तो ये सोच रहे हैं बेसिकली किसी कंपनी को एक्वायर कर लेते हैं जिसकी पी रेशो हमसे कम हो। तो इन्हें सी मिल गई कि ये सही है हमारे टारगेट के लिए, तो सी यहाँ पर टारगेट कंपनी हो गई, और जिसकी पीई रेशो 10 है, और 1 लाख शेयर्स उसके इशू कर रखे हैं उसने। ठीक है, और उसका मार्केट प्राइस 15 रुपए है। ठीक है, और बी के 5 लाख शेयर्स है जिसका मार्केट प्राइस 12 है। तो अब इन्होंने हमें 3 इंफॉर्मेशन दे दी दोनों की, तीन तीन। एक तो पीई रेशियो बता दी दोनों की, एक की 17 है एक की 10 है, प्लस शेयर्स बता दिए दोनों के 1 लाख है, सी के और बी के 5 लाख है, और दोनों का एमपीएस बता दिया, मतलब मार्केट प्राइस। तो एक का 12 है और एक का 15 है। ठीक है, अब ये आगे कह रहे हैं कि
कैलकुलेट करो कि इनकी अर्निंग में क्या चेंज होगा ईपीएस में, बेसिकली एक्वायर करके। अगर ये एक्वायर कर लेते हैं पूरी सी लिमिटेड को बाय इशू ऑफ शेयर्स एट इस मार्केट प्राइस, तो एक्सचेंज रेशियो इसके अंदर जो ये यूज करेंगे वो मार्केट प्राइस होगी, मार्केट प्राइस के बेसिस पे करेंगे, ठीक है। और एज्यूम कर लो बी का जो शेयर्स है वो रिमेन रहेगा, मतलब मार्केट प्राइस कांस्टेंट रहेंगे, बी लिमिटेड शेयर्स रिमेन कांस्टेंट। अच्छा, जो भी है मतलब शेयर्स हैं या मार्केट प्राइस की बात कर रहे हैं, जो भी कांस्टेंट रहेगा। तो अब एक्सचेंज रेशियो क्या रहेगी, अब एक्सचेंज रेशियो होती है टी बाई ए, मतलब टाटा में होता है ना टी ए, तो टी हो गई टारगेट कंपनी की। अगर हम एमपीएस देखें तो टारगेट कंपनी का एमपीएस है 15, तो 15 और 15/12। तो इन्होंने क्या इशू यूज किए यहाँ, एक्सचेंज रेशियो, एक्सचेंज रेशियो, ठीक है। तो ईपीएस ईआर रेशियो इन्होंने यहाँ पे यूज मतलब कहीं करी नहीं है, बट हम यूज कर लेंगे, करके इन्होंने दिखाई नहीं है, इन्होंने थोड़ा अलग यूज करा है, पर हम जैसे करते हैं वैसे ही हो जाएगा वो उससे, ठीक है। तो पहले इन्होंने बेसिकली करा गया है, तो अब इन्होंने वो पूछा था हमसे कि अर्निंग पर शेयर क्या इफेक्ट पड़ेगा बी लिमिटेड में। तो अर्निंग पर शेयर हमें पहले पता होना चाहिए कि पहला क्या था और बाद का क्या था, मतलब मैं कंबाइन निकाल लेता हूँ, प्री निकाल लेता हूँ बी लिमिटेड का, फिर उन दोनों को एक दूसरे से माइनस कर देंगे, तो हमें इफेक्ट पता चल जाएगा कि क्या हुआ उसके अंदर, इंक्रीज हुआ या नहीं हुआ। तो अब हमें जो है वो निकालनी है दोनों की अर्निंग्स कंबाइन ईपीएस के लिए, क्योंकि कंबाइन ईपीएस में दोनों की अर्निंग की जरूरत पड़ेगी, और अर्निंग इन्होंने यहाँ दी नहीं है किसी कहीं पे भी। तो अर्निंग यहाँ कैसे निकलेगी, अब अर्निंग इन्होंने पहले यहाँ मार्केट कैपिटलाइजेशन निकाली टोटल पूरी। तो अगर हम पूरी मार्केट कैपिटलाइजेशन देखें तो मान लो सी लिमिटेड की देखें तो 1 लाख शेयर्स हैं उसके, और उसका जो मार्केट प्राइस है शेयर्स का वो 15 रुपए, तो 15 लाख इसकी मार्केट कैप हो गई। अब मार्केट कैप बताता है कि मार्केट की वैल्यू क्या हुई टोटल शेयर्स की, ठीक है। और पी रेशो बताते, पी रेशो बेसिकली ये बताता है कि जो तुम्हारा शेयर्स है ना, अर्निंग पर शेयर, मतलब कि मेरे एक शेयर पे अगर सपोज 5 रुपए अर्न करना हो ना मैं, तो उसका जो मार्केट प्राइस होगा ना मेरा, उस कंपनी के शेयर्स का जो मार्केट प्राइस होगा वो कितने टाइम्स है ईपीएस के, कितने टाइम है ईपीएस के, ये याद रखना बस पी रेशो के लिए हमेशा। तो इसके अंदर ये 10 टाइम्स है, तो पी रेशो को हमेशा टाइम्स में पढ़ना बेनिफिशियल रहता है। तो पी रेशो हमारी 10 टाइम्स है, यानी कि जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है ना वो ओरिजिनल अर्निंग के 10 टाइम्स है। तो अगर मैं इसे 10 से डिवाइड कर दूंगा तो हमें अर्निंग पता चल जाएगी। तो यानी कि 1.5 लाख की अर्निंग है और पी रेशो 10 है, तो मल्टीप्लाई करके वही 15 लाख आ जाएगी। तो हमें यहाँ अर्निंग पता चल गई इसकी सी लिमिट की कि बेसिकली इसकी अर्निंग है कितनी। ऐसे ही अब इन्होंने बी की निकाल ली, पहले मार्केट कैप देखा, दोनों का मल्टीप्लाई करके 5 लाख और इसका जो एमपीएस था उससे मल्टीप्लाई करा तो इसकी 60 लाख आ गई। अब ये 60 लाख जो है ये 17 टाइम्स को रिप्रेजेंट कर रही है, तो 17 से इसे डिवाइड कर दिया तो हमें इसकी अर्निंग मिल गई, मतलब एक्चुअल अर्निंग इनकी इतनी है, पर पी रेशो इनकी इतनी हाई है 17 टाइम्स है, तो इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 60 लाख बन जाती है इसकी वजह से, पीई रेशो हाई होने की वजह से। अब पी रेशो का कोई ऐसा वो नहीं है फॉर्मूला कि तुम क्या है कि कैसे निकलेगी पी रेशो, पी रेशो हमेशा मार्केट के उससे ही निकलती है कंपेयर में, मतलब तुम्हें मार्केट का प्राइस चाहिए ही चाहिए और ईपीएस चाहिए ही चाहिए, तभी तुम निकाल पाओगे कितने टाइम्स है वो। और मार्केट के प्राइस का कोई लेना देना होता नहीं है, बेसिकली ईपीएस बीपीएस किसी भी फंडामेंटल से कंपनी के कुछ भी लेना देना होता नहीं है ज्यादातर, मतलब तुम बिल्कुल वन टू वन कोलरेट नहीं कर सकते कि हाँ बिल्कुल हम फंडामेंटल से मार्केट प्राइस कैलकुलेट कर ही देंगे। मार्केट प्राइस बेसिकली डिमांड सप्लाई बहुत सारे फैक्टर होते हैं उनके बेसिस पे निकलता है, तो वो कुछ भी हो सकता है, उसका कुछ लेना देना नहीं है। तो बस इन दोनों में जो इंटरलिंक करती है वो पी रेशो करती है, वो यही बताती है कितना टाइम्स होता है। तो अब हमें दोनों की अर्निंग पता चल गई, इसके अंदर हमें 1.5 लाख पता चल गई इसकी अर्निंग, और इसके अंदर यहाँ इसकी पता चल गई हमें 3,52,000 लगभग। तो अब हमें क्या चाहिए, ऊपर हम अर्निंग लिख देंगे कंबाइन ईपीएस के अंदर दोनों ये प्लस ये, ठीक है। अब नीचे हम शेयर्स लेंगे इसके बी लिमिटेड के एज इट इज, जो एक्वायर है बी लिमिटेड, तो उसके तो एज इट इज ले लेंगे, एज इट इज हमने ले लिया 5 लाख। अब जो ये सी लिमिटेड है जिसे एक्वायर करा जा रहा है, मतलब टारगेट कंपनी के हैं लगभग 1 लाख शेयर्स, और 1 लाख शेयर्स में हमारी जो एक्सचेंज रेशो आई थी वो कितनी थी, वो रहेगी टी बाई ए, यानी कि 15/12। तो ई आर होगी हमारी 15/12, तो अगर तुम देखोगे ना तो ये 1 से ज्यादा आएगी कुछ, जब 15 को तुम 12 से डिवाइड करोगे तो ये 1 से ज्यादा आएगी, लगभग जो भी आएगी
इसके अंदर आ रही है 1.25 आनी चाहिए मेरे हिसाब से जो भी है। तो 1.25 एक्सचेंज रेशो आएगी अगर इसे कैलकुलेट करेंगे तो, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगी 1 लाख शेयर से। तो ये 1 लाख शेयर बन जाएंगे 1,25,000 शेयर सी लिमिटेड के। ठीक है, तो सी लिमिटेड को 1,25,000 हमें शेयर इशू करने पड़ेंगे। तो दोनों अगर देखें हम कंबाइन करके तो टोटल शेयर जो होंगे वो आउटस्टैंडिंग होंगे 6,25,000। 6,25,000 हो गए। तो अब शेयर्स भी मिल गए हमें और अर्निंग भी मिल गई। तो अर्निंग दोनों प्लस करी इन दोनों की, और 6,25,000 जो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स थे उससे डिवाइड कर दी, तो हमें कंबाइंड ईपीएस मिल गया 0.8। अब कंबाइंड ईपीएस मिल गया तो प्री ईपीएस क्या होगा? प्री ईपीएस देखा जाए बी लिमिटेड का, तो इसकी अर्निंग रख दी बी लिमिटेड की 3,52,000, और इसके जो आउटस्टैंडिंग शेयर्स थे उससे डिवाइड कर दिया हमने, तो ये आ गई 0.71। तो अब इन दोनों को बेसिकली एक दूसरे से माइनस कर दिया हमने, वही कंबाइंड ईपीएस में से प्री ईपीएस को माइनस कर दिया, तो हमें इंक्रीज पता चल गया कि जो ईपीएस है वो बी का इंक्रीज हो जाएगा 0.71 से 0.8, तो एज अ रिजल्ट ऑफ मर्जर। अब ये क्या हो गया? ये हो गया इसकी वजह से मतलब जो इसकी हाई पी जो भी हुआ हुआ मतलब हो गया होगा, जैसे वैसे इफेक्ट जो पड़ा है इसका वो इसकी पी रेशियो की वजह से पड़ा है, मेनली पी रेशियो और एक्सचेंज रेशियो जो इश्यू हुई है। पी रेशियो क्योंकि इसका मार्केट प्राइस हाई था और इसका लो था बी लिमिटेड का, तो इन हाई मार्केट प्राइस का थोड़ा बेनिफिट मिल गया यहाँ कह लो। तो इसकी वजह से ये हमारा ये क्वेश्चन है आप खत्म होता है, इसमें इतना ही था बस। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर है एक्स वाई जेड जो कंसीडर कर रही है मर्जर एबीसी के साथ। ठीक है, तो इसके अंदर एक्स वाई जेड का जो शेयर्स है इस टाइम, पहले ये देखते हैं एक्वायर और टारगेट को। तो एक्वायरर इसके अंदर एक्स वाई जेड है और एबीसी है वो टारगेट है। ठीक है, तो अब इन्होंने बेसिकली हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी है। तो एक्स वाई जेड के लिए इन्होंने इन्फॉर्मेशन दी है कि इसका एमपीएस 20 है इस टाइम, और इसके 2.5 लाख शेयर्स आउटस्टैंडिंग है और इसकी अर्निंग 5 लाख है। ठीक है, सेम इन्फॉर्मेशन इन्होंने एबीसी के लिए दी है। एबीसी के लिए क्या दी है? 1,25,000 शेयर आउटस्टैंडिंग है, मार्केट प्राइस 10 है और अर्निंग है 1,25,000। ठीक है, मर्जर होगा वो स्वैप रेशियोज के बेसिस पे होगा, और हाँ, और ये जो है अंडर विच प्लान ये मार्केट प्राइस उसे देने के लिए तैयार है। ठीक है, मतलब जो रेशो होगी वो एक्सचेंज रेशो वो होगी ईपीएस। ठीक है, एमपीएस सॉरी, एमपीएस होगी। ओके, तो पहले ये कह रहे हैं कि प्री मर्जर ईपीएस बताओ दोनों के और पीई रेशो बताओ दोनों कंपनियों की। तो पहला इसके अंदर सॉल्व करके देख लेते हैं। तो बेसिकली कुछ नहीं है, अर्निंग हमें पता ही है, नंबर ऑफ शेयर्स पता ही है दोनों कंपनी के, उससे हमें ईपीएस मिल ही जाएगा। तो इसके 5 लाख है, इसके 2.5 लाख, इसके 1,50,000, तो ईपीएस आ गया 1 और इसका आ गया 2। ठीक है, ये मार्केट प्राइस ये दोनों लिखा ही हुआ था, दोनों के दे दिए इन्होंने 20 और ये 10। अब पीई रेशो क्या आएगी? पीई रेशो बेसिकली वो होता है कि मतलब कितने टाइम से तुम्हारे ईपीएस का, ठीक है, मार्केट प्राइस। तो हमारा ईपीएस 2 है और मार्केट प्राइस 20 है, तो ये कितने टाइम्स हो गया? 2 के तो 10 टाइम्स हो गया। ठीक है, ऐसे ही इसका ईपीएस 1 है और मार्केट प्राइस 10 है, तो कितने टाइम्स हो गया? तो ये 10 टाइम्स हो गया, तो दोनों की पीई रेशो आ गई 10 टाइम। तो ये फर्स्ट तो ये हमारा यहाँ कंप्लीट हो गया। अभी सेकंड में क्या कह रहे हैं कि ईपीएस वो सॉरी एबीसी लिमिटेड की जी पीई रेशो 6.4 हो। ठीक है, अगर 6.4 है एबीसी की, एबीसी को ना टारगेट है, टारगेट की 6.4 है पीई रेशो, तो इसका करंट मार्केट प्राइस कितना होगा? ठीक है, तो ये तो इजी है, इसका ईपीएस 1 है और 6.4 इसकी वो हो गई पी रेशो, तो 6.4 ही इसका मार्केट प्राइस होगा। ठीक है, तो मार्केट प्राइस इससे मिल ही जाएगा, ये है लिखा भी होगा इन्होंने, देखो ये रहा 6.4 होगा तो 1 मल्टीप्लाई 6.4, तो 6.4 टाइम्स ही होगा ये। ठीक है, अब ये क्या कह रहे हैं एक्सचेंज रेशो क्या होगी, व्हाट इज एक्सचेंज रेशो और व्हाट विल बी एक्स वाई जेड पोस्ट मर्जर ईपीएस। तो पोस्ट मर्जर ईपीएस मतलब कंबाइन ईपीएस के पूछना चाह रहा है एक्स वाई जेड एक्वायरर है। ठीक है, तो कंबाइन ईपीएस आएगा। तो एक्सचेंज रेशियो क्या होगी? एक्सचेंज रेशियो ये बोल रहे थे कि एमपीएस के बेसिस पे होगी, तो देखा जाए तो एक्सचेंज रेशियो क्या होगी? तो वही टारगेट, टी कौन है हमारा यहाँ? टारगेट है एबीसी। एबीसी के बारे में इन्होंने बता ही दिया था कि हमारी जो पी रेशियो होगी वो 6.4 होगी, तो 6.4 होगी तो मार्केट प्राइस कितना हो गया एबीसी का?
6.4 और एक्स वाई जेड का कितना होगा, एक्स वाई जेड का वही होगा पुराना अपना 20। ठीक है, तो एक्सचेंज रेशियो ये आ गई 6.4 डिवाइड बाई 20, तो 0.32। अब पोस्ट मर्जर ईपीएस पूछ रहा है, ये एक्स वाई जेड का कितना होगा। ठीक है, तो अर्निंग दोनों की हमारे पास अवेलेबल ही है, 5 लाख और 1,25,000, तो दोनों की अर्निंग रख दी और उसके शेयर्स रख दिए एक्वायरर के, मतलब ये एक्वायर एक्स वाई जेड है तो इसके शेयर रख दिए एज इट इज आउटस्टैंडिंग 2.5 लाख, और अब इसके लिए हमने 1,25,000 इसके एज इट इज रखे और ई आर से मल्टीप्लाई कर दिया। ये सबसे बढ़िया फॉर्मूला है कंबाइन ईपीएस निकालने का। अर्निंग रखो दोनों की, एक्वायर का सेम शेयर रख दो जितने थे, और जो टारगेट है उसके भी सेम रखो, बस मल्टीप्लाई कर दो ई आर रेशो से, एक्सचेंज रेशो से। ठीक है, तो एक्सचेंज से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आई कंबाइन ईपीएस आ गया हमारे पास 2.16। ठीक है, तो यहाँ पे सेकंड पॉइंट भी खत्म हो गया। अब ये कह रहे हैं कि व्हाट शुड बी द एक्सचेंज रेशो इफ, क्या होनी चाहिए एक्सचेंज रेशो अगर एक्स वाई जेड लिमिटेड चाहता है कि उसका प्री मर्जर एंड पोस्ट मर्जर ईपीएस जो है ना वो सेम हो जाए। अब देखो, ये टारगेट की तो बात कर नहीं रहे कि टारगेट का सेम हो जाए, टारगेट का अगर बोल रहे होते तो हम बेसिकली दोनों की ईपीएस रेशियो यूज कर लेते, एक्सचेंज रेशियो एज अ एक्सचेंज रेशियो हम ईपीएस यूज कर लेते हैं। पर अब ये पूछ रहे हैं एक्वायरर का ईपीएस सेम रहना चाहिए। ठीक है, तो अब जब एक्वायरर की बात होगी ना तो हमें थोड़ा सा अलग करना पड़ेगा। अब देखो ये कैसे होगा। अब इसके ना दो तरीके हैं। पहले आईसीआई वाला देखते हैं कि इन्होंने क्या यूज करा है। इन्होंने बेसिकली यूज करा है कि देखो तुम ये तुम यही तो चाहते हो ना कि जो तुम्हारा प्री ईपीएस था एक्स वाई जेड से वही तुम्हारा पोस्ट मर्जर आ जाए, मतलब कंबाइन ईपीएस भी वही आ जाए। ठीक है, तो अगर हमें ईपीएस चाहिए तो ईपीएस का बेसिकली फॉर्मूला क्या होता है, तो ईपीएस का फॉर्मूला होगा टोटल अर्निंग रख दो दोनों की। कंबाइन के अंदर अगर हम देखें कंबाइंड ईपीएस का फॉर्मूला क्या होता है, तो टोटल अर्निंग रख दो दोनों की और नंबर ऑफ शेयर्स रख दो दोनों के, कंबाइंड कितने होंगे। ठीक है, ठीक है, और इक्वल में आ जाएगा हमारा ईपीएस पे, ईपीएस जो कि हमें रिक्वायर्ड है। ठीक है, वो ईपीएस इससे निकल के आ जाएगा। तो हमें अर्निंग पता है कितनी है, टोटल 6,25,000 टोटल अर्निंग है। ठीक है, तो अर्निंग में हम यहाँ रख देंगे। नंबर ऑफ शेयर हमें पता है कितने होंगे आफ्टर मर्जर के बाद, नहीं हमें ये नहीं पता। ठीक है, तो इसे हम एज इट इज छोड़ देंगे। ईपीएस पता है हमें क्या होगा कि बाद में जो रिक्वायर्ड कंबाइंड ईपीएस क्या होगा। वैसे तो नहीं पता, पर होगा वही जो पहले होना चाहिए था, जो पहले था वही होगा बाद में, ये पता है हमें। तो हम पहले वाले को रख सकते हैं यहाँ, यानी कि हमें 2 ही चाहिए यहाँ, जो पहले था वही अब चाहिए। तो इसकी जगह हमने 2 रख दिया है यहाँ। तो अब इन दोनों को हम इंटरचेंज कर देंगे, नंबर ऑफ शेयर्स यहाँ रख देंगे, इधर लेके आ जाएंगे और इसे यहाँ पहुंचा देंगे, तो ये 6,25,000 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा ईपीएस। ठीक है, तो हमें नंबर ऑफ शेयर्स पता चल जाएंगे कि कंपनी में कितने होने चाहिए कंबाइन, जो कंपनी मर्ज हो जाएगी तो उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ शेयर कितने होने चाहिए, तो 3,12,000 होने चाहिए। ठीक है, अभी कितने हैं एक्स वाई जेड के अपने, तो एक्स वाई जेड के तो अपने वो एज इट इज रहेंगे। ठीक है, तो ये 2.5 लाख माइनस हो जाएंगे इसके अंदर से। तो अभी एक्स्ट्रा कितने और इशू कर सकती है एक्स वाई जेड, तो ये 62,500 इशू कर सकती है और एक्स्ट्रा, तो ये 62,500 के 500 इशू कर देगी। तो अब एक्सचेंज रेशियो क्या होती है, जितने इशू करेगा या टारगेट कंपनी को, तो टारगेट मतलब टी ऊपर आ गया और ये नीचे हो गया। नीचे इनके कितने हैं ये अ, तो नीचे आएगा 1,25,000। अब 1,25,000 क्यों, यहाँ तो ऊपर आएंगे उतने कितने हमने इशू करे। ठीक है, और कितने के बदले इशू करे, तो हमने करे 1,25,000 के बदले में, मतलब कि ये एक्वायरर के शेयर्स हो गए यहाँ जो हमने दिए टारगेट कंपनी को, और ये हो गए टारगेट कंपनी के अपने शेयर्स जो आउटस्टैंडिंग थे। ठीक है, तो एक्सचेंज रेशियो यहाँ ऐसे आएगी। ठीक है, 62,500 डिवाइड बाय 1,25,000, तो यानी कि 0.5 शेयर मिलेंगे एक्वायरर कंपनी के टारगेट कंपनी को। ठीक है, अब ये थोड़ा अजीब लग रहा होगा यहाँ, क्योंकि यहाँ टी बाई ए नहीं हुआ, टी बाई ए नहीं हुआ, मतलब 1,25,000 इसकी है और ये भी जो कैलकुलेट होके आए ये एक्स वाई जेड ने अपने जितने लिमिटेड करे वो आए। तो इसके अंदर एक अब दूसरा मेथड है उससे देखेंगे, उससे एकदम करेक्ट आएगा आंसर, मतलब ये लास्ट वाली कंफ्यूजन नहीं होगी यहाँ, क्योंकि बाई चांस हो सकता है कि यहाँ 1,25,000 की जगह कोई भी 2.5 लाख लिख दे, मतलब जो एज इट इज है उसके एक्स वाई जेड के, और ई आर जो कैलकुलेट करते तो वो गलत हो जाएगा। तो अब इसके अंदर हम देखते हैं कैसे होगी। अब देखो हमें इसका फॉर्मूला पता है कंबाइन ईपीएस का, कंबाइन ईपीएस का फॉर्मूला लिखा है यहाँ, अर्निंग लिखी है यहाँ टोटल,
5 लाख और 1,25,000 अर्निंग लिख दी। अब यहाँ आ गया इसके नीचे हम शेयर्स लिखेंगे, तो शेयर्स हमने लिख दिए। हमें इसके पता है एक्वायरर के ऑलरेडी जो आउटस्टैंडिंग है तो वो 2.5 लाख है, वो लिख दिया हमने प्लस। फिर नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशू ये हमें पता नहीं, पर ये हमें पता है कि हाँ 1,25,000 होंगे टारगेट कंपनी के, और एक्सचेंज रेशियो से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो आएगा। मतलब बेसिकली हमने फॉर्मूले में सारी चीज़ें फिट कर दी जो हम पे है। कंबाइन ईपीएस हमें पता ही है कि जो पहला होगा वही होगा बाद में भी, तो हमने 2 रख दिया है। 2 रखने के बाद अब हम इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे ना, तो जब हम इसे सोल्व करेंगे तो 1,25,000 डिवाइड बाई 2.5 लाख हो जाएगा, और ये डिवाइड करोगे यहाँ तो 0.5 की आएगी। तो ये वाला मेथड मुझे थोड़ा सही लगता है और सेफ भी लगता है। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो ये वाला यूज करना, कि जब एक्वायरर अपना चाहता है कि मेरा टीपीएस सेम ही रहे या एमपीएस सेम रहे, एमपीएस में भी ये यूज हो जाएगा, तो तब भी इसे यूज करना। तो ठीक है, ये क्वेश्चन भी यहाँ होता है खत्म। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर ए लिमिटेड है वो एक्वायरर है और टी लिमिटेड टारगेट है। तो ए फॉर एक्वायरर, टी फॉर टारगेट। ठीक है, अब इनकी स्वैप रेशियो इन्होंने बता दी 1:2, यानी 0.5 शेयर्स मिलेंगे, वो जो भी है देख लेंगे। ठीक है, 1:2 है वैसे रेशियो। हाँ, अब ऑल डिटेल इन्होंने क्या दी है, दोनों की अर्निंग्स बता दी। ठीक है, ईपीएस बता दिया दोनों का, शेयर्स बता दिए कितने इशू हैं, ऑलरेडी आउटस्टैंडिंग कितने हैं, पीई रेशियो बता दी, और मार्केट प्राइस बता दी दोनों का बिफोर मर्जर के। ठीक है, तो ईपीएस पता चल गई, एमपीएस पीई रेशियो पता चल गई। ये तो इसका मल्टीपल ही होता देखा जाए तो, देखो 3 × 10 30, और 2 × 7 14, तो ये करेक्ट है पीई रेशियो जो पे हो गया। ठीक है, तो अब ये क्या पूछ रहे हैं, नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड बाय ए लिमिटेड फॉर द एक्विजिशन ऑफ टी लिमिटेड। तो शेयर्स बताने हैं बेसिकली कितने इशू करने हैं, तो सिंपल है ये तो। टी के शेयर्स ले लो, कितने हैं, 1,80,000 है ऑलरेडी आउटस्टैंडिंग, 1,80,000 रखो और मल्टीप्लाई कर दो ई आर रेशियो से। तो ई आर एक्सचेंज रेशियो कितनी है, 1:5, तो 1:2। तो देखा जाए तो कितने आएंगे नए शेयर, 1,80,000 मल्टीप्लाई 0.5, तो ये हो गए 90,000 शेयर। ठीक है, पहला हो गया। अब सेकंड क्या है इसके अंदर, ये पूछ रहे हैं ईपीएस क्या होगा ए लिमिटेड का आफ्टर एक्विजिशन। तो बेसिकली इसका मतलब है कंबाइन ईपीएस क्या होगा दोनों का। तो कंबाइन ईपीएस के लिए हमें दोनों की अर्निंग चाहिए होती है, दोनों की अर्निंग ये दे रखी 18 लाख और 3,60,000। फिर क्या चाहिए होता है, हमें शेयर्स चाहिए होते हैं, तो इसके एज इट इज उठा लेंगे हम ए लिमिटेड के 6 लाख प्लस 1,80,000 मल्टीप्लाई में ई आर रेशो। ई आर रेशो से यह बन जाएगा 90,000, तो ये कंबाइन ईपीएस आ जाएगा यहाँ। हाँ, 18 लाख, अर्निंग हो गई 21,60,000, और दोनों के शेयर्स हो गए 6,90,000, और डिवाइड करेंगे तो ईपीएस आ गया कंबाइन ईपीएस 3.13। अब ये कह रहा है कि एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस क्या होगा ए लिमिटेड का आफ्टर एक्विजिशन एज्यूमिंग पीई रेशियो मल्टीपल्स रिमेन चेंज। अब देखो इसके अंदर ये होता है, देखो पहले जो कंपनी थी ए लिमिटेड टी लिमिटेड, दोनों अलग अलग थी, तो दोनों की पीई रेशियो अलग, मतलब एक की 10 थी एक की 7 थी। अब ये दोनों जब कंबाइन हो गई ना, तो पीई रेशियो हम ये नहीं कह सकते दोनों की क्या 17 हो जाएगी, दोनों की, दोनों को जोड़ दो 17 हो जाएगी, या इन दोनों का एवरेज ले लो, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, ये डिपेंड करती है मार्केट प्राइस क्या होगा। जनरली जो कंपनी जब मर्ज होकर कंपनी बनेगी तो उसमें मार्केट प्राइस कितने टाइम्स होगा करंट ईपीएस के। ठीक है, तो कंबाइन ईपीएस हमने निकाल लिया 3.13। अब हमें ये तो पता नहीं, कह नहीं सकते कि हम मार्केट प्राइस क्या होगा दोनों का कंबाइंड मिला के, जब कंपनी दोनों मर्ज हो जाएंगी तो इनका मार्केट प्राइस क्या चल रहा होगा बेसिकली कंपनी में, वो मार्केट में। पहले तो इन्होंने दे रखे हैं 30 और 14, पर हम मर्जर के बाद का इन्होंने कहीं नहीं दिया, और वो पता भी नहीं चल सकता, मतलब जब तक क्वेश्चन में नहीं दिया जाएगा तो उसे खुद कैलकुलेट भी नहीं करा जा सकता। तो पर अब ये पता है क्या एजम्पशन लेके चलते हैं हमेशा आईसीआई वाले ज्यादातर मोस्ट क्वेश्चन में, कि जो एक्वायरर होता है ना उसकी पीई रेशो चेंज नहीं होती मर्जर के बाद, हालांकि प्रैक्टिकली चेंज हो जाती है हमेशा, बट इनका कहने का मतलब है ये चेंज नहीं होती। ये कहते हैं कि उसका जो मल्टीपल है ना वो हमेशा उतना ही रहता है। ये ऐसा एज्यूम कर लेते हैं, आगे भी कोई क्वेश्चन है तो ये एज्यूम कर लेते हैं यहाँ, और इन्होंने भी यही बोला है कि एज्यूम कर लेते हैं कि पी रेशो रिमेन्स अनचेंज होगी। ठीक है, तो हमेशा जब तक कुछ ना बोला हो तो एज्यूम कर लेना पी रेशो हमेशा वही रहेगी जो एक्वायरर की पहले थी, तो वही रहेगी मर्ज कंपनी होने के बाद, जब तक कुछ स्पेसिफिकली लिख के ना बता दो। तो देखो अब हमें यहाँ शेयर्स मिल गया 3.13। अब ये पूछ रहा है कि इसका मार्केट प्राइस क्या होगा। ठीक है, तो मार्केट प्राइस हमें पता है उसका कितने टाइम्स होता है पी रेशो के। ठीक है, और पी रेशो हमें बताई नहीं है तो हम यही ले लेंगे पुरानी वाली 10, तो
हमने 10 यूज कर ली, तो 10 हम यूज करेंगे तो उसका 10 टाइम्स होगा, तो कंबाइंड ईपीएस है 3.13, तो इसका 10 टाइम्स कितना हो गया, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 10 से जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे, एक मिनट, इन्होंने कहाँ निकाला है, हाँ ये देखो, फोर्थ पॉइंट के अंदर पी रेशियो रिमेन अनचेंज, तो प्रेजेंट पी रेशियो कितनी है, 10 टाइम्स है, और एक्सपेक्टेड एक्सपेक्टेड क्या, कंबाइन ईपीएस है ये 3.13, ठीक है। इससे इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ गया 31.30। तो इसके साथ हमारा ये फोर्थ भी हो जाता है। अच्छा, मैंने थर्ड छोड़ दिया इसके अंदर। ये पूछ रहे हैं कि पूछ रहे हैं डिटरमाइन इक्विवेलेंट अर्निंग क्या होगी पर शेयर फॉर टी लिमिटेड। टी लिमिटेड मतलब टारगेट कंपनी है, और उसके लिए इक्विवेलेंट ईपीएस क्या होगा। तो देखो, प्री ईपीएस तो इनका सेम ही रहेगा जो था, प्री ईपीएस से कोई लेना देना भी नहीं है मर्ज वर्ज का, तो प्री ईपीएस तो इनका सेम ही रहेगा, तो ये रहा प्री ईपीएस, ये सेम ही रहेगा। अब ये कह रहे हैं इक्विवेलेंट ईपीएस क्या होगा, तो इक्विवेलेंट ईपीएस अगर जब भी उसका निकलता है ना टारगेट का, तो टारगेट में एक एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, वही वाली, मतलब जो ईआर रेशियो उससे मल्टीप्लाई हो जाती है। तो बेसिकली जो कंबाइन ईपीएस ले लो मर्ज कंपनी का, और आप टी के लिए तुम्हें कैलकुलेट करना है ना उसे, इक्विवेलेंट ईपीएस, तो बस बेसिकली उसके अंदर ईआर रेशियो से मल्टीप्लाई कर दो, वो आ जाता है टी के लिए क्या होगा। तो इन्होंने भी ये करा है कि नंबर ऑफ शेयर्स कितने न्यू इशू है, मतलब ये न्यू मत देखो, ये ईआर रेशियो है बेसिकली, नंबर ऑफ शेयर इशू ये 0.5 है ना, ये ईआर रेशियो है। और ईपीएस कितना था, कंबाइन ईपीएस है 3.13, तो कंबाइन ईपीएस मल्टीप्लाई बाय ईआर रेशियो, तो 3.13 मल्टीप्लाई बाय 0.5, तो ये आ गया इक्विवेलेंट ईपीएस। तो और अब तुम देखो तो 1.57 है नया इनका ईपीएस, और पहले था इनका 2, तो मतलब इन्हें एक तरीके से लॉस ही हुआ है। पहले इनका ज्यादा ईपीएस था, अब इनका कम हो गया, 1.57 हो गया, ठीक है। अब चलते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन। फिफ्थ पॉइंट में इन्होंने पूछा कि मार्केट वैल्यू क्या होगी मर्ज कंपनी की, ठीक है। तो मार्केट वैल्यू अब हम कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए हमें पी रेशियो का यूज करना पड़ेगा। पी रेशियो इन्होंने बोला है वही पुरानी वाली यूज कर लो, 10 टाइम्स, 10 टाइम्स हो जाएगी। तो अब इसके दो तरीके हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन निकालने के, या तो एक स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि दोनों की अर्निंग लो, दोनों की अर्निंग प्लस करो, मतलब ये 18 लाख और 3,60,000, इन दोनों को प्लस करो, और जो पी रेशो है इससे मल्टीप्लाई कर दो। तो ये हो गया, कितना होगा इन दोनों का प्लस करें तो ये लगभग 21,60,000 हो गया, और 21,60,000 को 10 से मल्टीप्लाई कर दो, तो इसकी वो बेसिकली वो आ जाएगी मार्केट कैपिटलाइजेशन, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका इनका ये है कि जो हमें नया एमपीएस पता चल गया यहाँ इस वाले पॉइंट में, ये रहा हमारा नया एमपीएस, ठीक है। नए एमपीएस को मल्टीप्लाई कर दो नंबर ऑफ शेयर्स, अब कितने आउटस्टैंडिंग है नए शेयर्स, ठीक है। तो इन्होंने ये वाला इशू करा, यूज करा है एमपीएस वाला, तो इन्होंने शेयर्स ले लिए कितने हैं नई कंपनी में, तो 6,90,000 है जो यहाँ से आए थे, 6,90,000 रुपये लिए, शेयर्स लिए, और उसे मल्टीप्लाई कर दिया मार्केट प्राइस से, तो ये आ गई मार्केट वैल्यू इनकी लगभग 2,15,000 97,000, ठीक है। पर अगर इसे इस देखा जाए तो ये आ रही है 2,15,00,000 लगभग, है ना। पर अगर तुम इससे निकालोगे ना, ये थोड़ी राउंडिंग ऑफ की वजह से थोड़ी कम आई है, पर करेक्ट अगर इसकी निकालना चाहे तो ये आएगी 18 लाख प्लस 3,60,000, यानी कि 21,60,000 को मल्टीप्लाई करा जाएगा 10 से, तो ये आएगी लगभग 2,16,00,000 इसकी जो अप्रोक्स वैल्यू आएगी। अब ये इसके अंदर 3,000 कम दिखा रहा ना, तो ये इसकी वजह से, ये राउंडिंग ऑफ की वजह से। पर अगर हम इसे उससे निकालेंगे ना अर्निंग के बेसिस पे, तो ये बिल्कुल करेक्ट है कि जो होगी 2,16,00,000। तो अब ये 3,000 कम है, तो पर इन्होंने ये यूज करके निकाली है, तो इसे ले लेंगे हम लोग। फिर उन्होंने सिक्स पॉइंट में पूछा है कि देखो जैसे ही अनाउंसमेंट हो जाएगी ना मर्जर की, तो जो टी लिमिटेड का शेयर है वो 10% इंक्रीज हो जाएगा मार्केट प्राइस, यानी कि ये 14 से बढ़ जाएगा 10%, ठीक है। अब मिस्टर एक्स एक पर्सन है जिसने 10,000 शेयर्स ले रखे हैं टी लिमिटेड के, ठीक है, और इस पे अनदर इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी है जिसके अंदर ये कमा सकता है लगभग 14% की रिटर्न एनुअली। तो ये पूछ रहा है कि इसे क्या करना चाहिए, कि या तो शेयर्स बेच दे मार्केट में अभी, और या फिर ये शेयर्स नए शेयर्स ले ले टी लिमिटेड से, तो इसे कौन सा बेनिफिशियल रहेगा।
तो देखो इन्होंने कैसे करा इसे। तो अब इन्होंने करा क्या है, देखो जीरो टाइम पे जो है ना, जीरो टाइम मतलब जब मर्जर होगा वो वाला टाइम, मर्जर हो गया जिस टाइम, जैसे मर्जर हो गया वो है जीरो टाइम हमारे लिए, ठीक है। तो ये वहां उस कंपनी में रहे, मर्ज कंपनी में, या फिर मर्ज कंपनी को छोड़ दे अभी के अभी, ठीक है, और कहीं और इन्वेस्ट कर दे जिसके अंदर इसे 14% मिलेंगे। तो देखो दूसरे अल्टरनेटिव का तो हमें पता है, चल गई अर्निंग कितने आएगी, 14% आएगी पर एनम, तो इसमें तो हमें कुछ कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। अब हमें परसेंटेज निकालनी पड़ेगी इसकी, कि अगर हम इसके अंदर रहते हैं मर्ज कंपनी के अंदर, तो हमें कितनी रिटर्न होगी, ठीक है, कितनी रिटर्न मिलेगी ओवरऑल। तो देखो पहले तो आ जाते हैं मर्ज कंपनी के प्राइस पे, ठीक है, कि जब हम मर्ज कंपनी के टाइम पे खड़े हैं तो क्या प्राइस होगी, मतलब एक तरीके से हम देखना चाहते हैं हमारी इन्वेस्टमेंट कितनी होगी जीरो टाइम पे। तो देखो अभी प्राइस है 14, ठीक है, अब ये 10% का इसके अंदर आएगा जंप आ गया, जो कि अनाउंसमेंट होती, ठीक है। तो अब मैं अगर बेचूं तो मेरा जा रहा है इस टाइम 15 रुपए 4 पैसे के अंदर, ठीक है, 15 रुपए 40 पैसे मतलब, ठीक है। 15 रुपए 40 पैसे मुझे अभी के अभी मिल जाएंगे अगर मैं मार्केट में बेच दूं तो ये है मेरी एक तरीके से जीरो टाइम की कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इसको मान लो, कि मुझे 15 लाख वो 15 रुपए 40 पैसे इस टाइम मार्केट में मिल रहे हैं, ठीक है। तो अब मैं इसे ही देखूंगा, अपने बेस इसे लूंगा इन्वेस्टमेंट को, ठीक है, इन्वेस्टमेंट का बेस ये रहेगा 15 रुपए 40 पैसे कि मैं अब इसे मर्ज कंपनी में लगाऊं, तो मर्ज कंपनी में मुझे ईपीएस अर्न होगा 1.57 का पर शेयर पे, ठीक है। तो मैं 15 रुपए 40 पैसे लगा के मुझे यहाँ पे अर्निंग कितनी होगी अगर मैं मर्ज कंपनी में रहता हूँ, तो बस इसकी अर्निंग होगी, जो कि हमें ईपीएस की अर्निंग बता रखी है, ये वाली अर्निंग होगी 1.57। तो सिर्फ ये अर्निंग होगी, तो देखा जाए तो कितनी अर्निंग हुई, तो 1.57, और ये हमारी इन्वेस्टमेंट जो कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है बेसिकली माना जाए, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कह लो, या जो मुझे इस टाइम मार्केट में सेल आउट करने से मिल रहे थे उस टाइम, जो हमने छोड़ दिए, हमने सेल नहीं करे और हम कंपनी में रुके, उसके लिए प्राइस होगा। तो 1.57 डिवाइड में 15.4, तो अब इन दोनों को अगर हम डिवाइड करेंगे तो रिटर्न आएगी हमारी 10.19 एनुअली, ठीक है। तो हमें एनुअली अर्निंग होगी कंपनी में रुकने से 10.19, पर हमें जहां बाहर मिल रही है वो हमें मिल रही है 14%, ठीक है। तो हम ये 14.4 रुपए मतलब 15 रुपए 40 पैसे ले लेंगे मार्केट से, मार्केट में शेयर को बेचेंगे अभी अभी, और 15 रुपए 40 पैसे ले लेंगे और उसे इन्वेस्ट कर देंगे बाहर 14% की रिटर्न कमाने के लिए, ठीक है, जो कि रिटर्न ज्यादा होगी 10.19 का। तो बेसिकली ये कह रहे हैं कि एडवाइस कर रहे हैं ऑफलोड कर दो मार्केट के अंदर शेयर, ठीक है। तो यही इसका आंसर था यहाँ, हाँ, ठीक है। तो ये क्वेश्चन यहाँ खत्म होता है। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 बहुत इजी सा क्वेश्चन है, इसके अंदर कुछ है नहीं। ये बता रखा है एक फर्म मार्क लिमिटेड है जो कि एक्वायरर है, और फर्म मास लिमिटेड जो कि टारगेट कंपनी है। यहाँ दोनों की अर्निंग दे दी हमें, दोनों के शेयर्स बता दिए कितने आउटस्टैंडिंग है, और दोनों की पी रेशियो बता दी बेसिकली। तो देखो अर्निंग के बेसिस पे हम ईपीएस निकाल लेंगे यहाँ, दोनों का डिवाइड करके, तो दोनों के हमारे पास ईपीएस आ गए, और ये हो गई पी रेशो से हम ईपीएस को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास एमपीएस भी आ जाएगा, ठीक है, दोनों का। अब ये बेसिकली नॉर्मल सी कैलकुलेशन थी, हमने ऐसी कर ली, ये हमें चीजें डाटा मिल जाएगा। अब ये पूछ रहे हैं कि ये बताओ कि स्वैप रेशियो क्या होगी करंट मार्केट प्राइसेस के बेसिस पर। तो एमपीएस निकाल लेंगे हम दोनों का बेसिकली, वो इजी है, पहले ईपीएस निकलेगा, ईपीएस के बाद पी रेशियो से मल्टीप्लाई हो जाएगी, और उस पे हमें मिल जाएगा एमपीएस। एमपीएस को फिर डिवाइड में रख देंगे, पहले टी का रखेंगे मार्केट प्राइस, और उसके डिवाइड में नीचे का रख देंगे ए, यानी एक्वायरर का जो भी होगा, तो हमें वहां मिल जाएगी स्वैप रेशो, ठीक है। फिर ये सेकंड में पूछ रहे हैं कंबाइन ईपीएस क्या होगा दोनों का। हाँ, तो कंबाइन ईपीएस के अंदर अर्निंग है ही हमारे पास, शेयर्स हैं हमारे पास दोनों के, और स्वैप रेशो हमने ऊपर निकाली है, तो स्वैप रेशो से मल्टीप्लाई हो जाएगी टारगेट कंपनी के शेयर्स में, तो हमें वो पता चल जाएगा कि कंबाइन ईपीएस क्या है। अब ये पूछ रहे हैं कि मार्केट प्राइस क्या होगा अगला उसके अंदर, मतलब कंबाइंड ईपीएस हमारे पास ऑलरेडी है ही, और पी रेशो ये कह रहे हैं मार्क की जो रहेगी वो एक्वायरर की वो चेंज नहीं होगी, यानी 10, तो उसका 10 टाइम्स हो जाएगा बेसिकली ईपीएस, ठीक है। और दूसरा तरीका वो रहेगा अर्निंग को दोनों की जोड़ो, और जो पी रेशो उससे मल्टीप्लाई कर दो, तो दोनों में थोड़ा चेंज आता है, पर इन्होंने उसके बेसिस पे कर रखा होगा मार्केट प्राइस, वो कंबाइंड ईपीएस जो आ रहा होगा उसके बेसिस पर थोड़ा डिफरेंस हो सकता है, ठीक है।
फिर फोर्थ पॉइंट के अंदर ये कह रहा है कि डिटरमाइन मार्केट वैल्यू ऑफ मर्ज कंपनी की मार्केट वैल्यू पूछ रहा है, तो बेसिकली वो उससे आ जाएगी दोनों की अर्निंग को प्लस करके पी रेशियो से मल्टीप्लाई करके, ठीक है। और दूसरा एमपीएस वाला, इसके अंदर पहले इन्होंने एमपीएस पूछा था, ठीक है। फिर कैलकुलेट क्या कह रहे हैं ये, गेन और लॉस फॉर शेयर होल्डर ऑफ टू इंडिपेंडेंट कंपनी आफ्टर एक्विजिशन के बाद क्या गेन और लॉस हुआ दोनों को, ये बताना है, ठीक है। तो इसे इससे देखते हैं कॉपी से जल्दी हो जाएगा। तो देखो पहले एक्सचेंज रेशियो बेस्ड ऑन एमपीएस ये निकालनी है हमें, तो क्या होगा, पहले ईपीएस निकाल दिया हमने दोनों का, ईपीएस एक का आया 10, एक का आया 4, पी रेशियो हमारी थी 10 और 5, ये दोनों की वन थी। एमपीएस निकाल दिया दोनों का मल्टीप्लाई करके हमने, इसका और 4, और ये आ गया 20, ठीक है। अब एक्सचेंज रेशियो आ गई, टारगेट कंपनी ये है 20, तो 20 ऊपर रखा, नीचे 100, तो ये आ गई 2:10, तो यानी 0.2। अब कंबाइन ईपीएस निकालते तो दोनों की अर्निंग लगती है 2000 और 400, ये लाख के अंदर है। फिर ये इसके अंदर शेयर्स रख दिए, इसके एथॉरिटीज आ जाएंगे एक्वायर के, और टारगेट कंपनी के एक्सचेंज रेशियो से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कंबाइन ईपीएस आ गया 10.91। फिर एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस ये पूछ रहे हैं क्या होगा मार्क लिमिटेड का आफ्टर एक्विजिशन, तो मतलब एमपीएस पूछ रहे हैं क्या होगा। तो हमारे पास कंबाइन ईपीएस है और पी रेशियो है, तो कंबाइन ईपीएस के अंदर पी रेशियो से मल्टीप्लाई कर देंगे जो कि 10 टाइम्स है, तो ये आ जाएगी। ये बेसिकली वैसे फॉर्मूला लिख के रखा है पर बेसिकली 10 टाइम्स होती है, और टाइम्स में अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 109.1, ठीक है। बेसिकली 10.91 इसमें चेंज हो गया। अब कंबाइन एमपीएस भी आ गया। फिर वैल्यू ऑफ मर्ज कंपनी पूछ रहे हैं, तो वैल्यू ऑफ मर्ज कंपनी दो तरीके होते हैं इसे निकालने के, तो एमपीएस से निकाला इन्होंने, एमपीएस लिया और एडजस्टेड शेयर्स कितने हैं दोनों के, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगी 24,002, ठीक है। पर अगर हम वैसे निकालेंगे ना इसकी अर्निंग्स को वो करके, यानी कि अगर मैं बताऊं तो ये थोड़ी डिफरेंट आएगी, यानी 2000 प्लस 400, 2400 मतलब 24,000 हो गया, नहीं 2400 हो गया, 2400 हो गई दोनों की अर्निंग, और पीई रेशो होगी मल्टीप्लाई मतलब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगी 24,000। तो क्योंकि ये जो हमने यहाँ कंबाइंड ईपीएस थोड़ा राउंड ऑफ में ले लिया था ना एक्स्ट्रा आगे को, तो उसकी वजह से यहाँ ये 2 लाख एक्स्ट्रा आ रही है, वरना अगर देखा जाए तो इसकी वैल्यूएशन 24,000 लाख है, ठीक है, 24,000 लाख, 2400 मल्टीप्लाई बेसिकली 10, ठीक है। फिर फोर्थ पॉइंट में इन्होंने पूछा था कि गेन और लॉस बताओ शेयर होल्डर को कितना होगा इंडिपेंडेंट कंपनी को आफ्टर एक्विजिशन, एक्विजिशन के बाद क्या गेन और लॉस होगा। तो इसके अंदर ये थोड़ा इजी है, जब जब भी ऐसे गेन और लॉस निकालना हो ना, दोनों कंपनियों को लिखो साइड में, ऊपर लिखो पोस्ट, नीचे लिखो प्री, तो प्री के अंदर सिंपली डाल दो जो पहला डाटा था इनका ऑलरेडी, तो प्री के अंदर प्री एमपीएस ले लिया हमने इसका, और प्री शेयर्स ले लिए कितने थे, तो ये सिंपल है 100 200 थे, ठीक है। ये मल्टीप्लाई कर दिया, इसके अंदर भी सेम ले लिया और मल्टीप्लाई कर दिया। अब जो पोस्ट मर्जर है मार्केट कैप, उसके अंदर जो एक्वायरर उसका भी सेम ही रहेगा, उसमें कोई वो नहीं करनी पड़ती कैलकुलेशन। तो देखो 0.1 एमपीएस लिया इसका और इसके शेयर्स लिख दिए, तो ये यहाँ आ गया। अब इसके अंदर क्या करा, इसके अंदर भी एमपीएस रखा, इसके अंदर भी इसके शेयर रखे जो फ्री थे, पर इसके अंदर यहाँ मल्टीप्लाई होगी एक्सचेंज रेशियो, तो बस ये यही है जो पॉइंट है कि यहाँ ही मल्टीप्लाई करनी होती है एक्सचेंज रेशियो के अंदर, वो भी पोस्ट के अंदर और वो भी टारगेट कंपनी के अंदर। तो ये टारगेट कंपनी है, इसका पोस्ट मर्जर जो कैपिटलाइजेशन होगी वो एडजस्टेड करके निकलेगी, प्री ऐसी रहेगी सेम, पर ये जो होगी ये वाली एडजस्ट करनी पड़ेगी, तो ये दोनों आ गए गेन, और दोनों को कितना कितना गेन हुआ, तो इसे 1820 का हुआ और इसे 182 का हुआ। तो इसके साथ ये दोनों मतलब ये क्वेश्चन खत्म हो जाता है। तो अगर हम इसके अंदर देखें सॉल्यूशन तो इसमें भी यही मिलेगा हमें। दोनों का देखो एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस इतना ही आया 109, ठीक है। मार्केट वैल्यू दोनों की यही आई 24 मतलब 240.02, तो ये थोड़ी अलग है, मतलब ऐसे निकालते हैं हम अर्निंग और मल्टीप्लाई करते पी रेशो से, तो ये 24,000 आती, और डिफरेंस ये 0.02 करोड़ का, ये ड्यू टू राउंड ऑफ ऑफ ईपीएस, जो हमने ईपीएस कंबाइन ईपीएस ऊपर निकाला था वो राउंड ऑफ कर लिया था उसकी वजह से आ रहा है, ठीक है। अब ये गेन क्या है इसके अंदर, तो गेन होगा दोनों का पोस्ट मर्जर ले ली वैल्यूएशन कंबाइन करके दोनों कंपनियों की, फिर प्री मार्केट वाली वैल्यू माइनस कर दी 200, जो उसकी है उसकी तो सेम रहेगी, पर जो मास्क है
उसकी थोड़ी चेंज हो जाएगी, उसकी ये होगी 100 होगी, यहाँ 100 होना चाहिए था, और फिर जो ई आर रेशो से मल्टीप्लाई तो 20 आ जाएगा, तो ये आ जाएगी बिल्कुल। दोनों को जो गेन हुआ वो ये हुआ टोटल। अब इन दोनों का इन्होंने सेपरेटली भी दे रखा है, तो सेपरेटली में वो ये प्री के अंदर हमने वो ले ली एज इट इज, और जो पोस्ट मर्जर वाली है उसके अंदर एडजस्टमेंट होगी यहाँ पे, ठीक है। तो ये सेम ही रहेगा वैसे जैसा हमने उसमें देखा था कॉपी में। तो ये क्वेश्चन भी यहाँ होता है खत्म। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ये भी बेसिकली 6 जैसा ही है, तो इसके अंदर भी इन्होंने अर्निंग्स दे दी, नंबर ऑफ शेयर्स दे दी, कितने आउटस्टैंडिंग है, और पी रेशो दे दी। तो अब इससे हम ईपीएस मिल जाएगा यहाँ बेसिकली, और ईपीएस को हम मल्टीप्लाई कर देंगे कितने पी रेशो से, तो हमें एमपीएस भी मिल जाएगा दोनों कंपनी का, ठीक है। ये यहाँ एक्वायरर है और ये रत्नम यहाँ टारगेट है, ठीक है। अब ये पूछ रहे हैं स्वैप रेशो क्या होगी बेस्ड ऑन एमपीएस, तो ये इजी है, पहले दोनों का इन्होंने ईपीएस निकाला, ठीक है, दोनों का ये आ गया ईपीएस 10 और 4, ठीक है। फिर 10 और 4 को पीई रेशो से मल्टीप्लाई कर दिया तो दोनों के एमपीएस आ गए, तो ये आ गया 100 और ये 20। अब टारगेट कौन सी है यहाँ, रत्नम 20, तो और तो पी रेशो क्या होगी, वो ई आर रेशो क्या होगी, तो 20 डिवाइड बाई 100, तो ये आ गया 0.2। ये बेसिकली ई आर रेशो आ गई, स्वैप रेशो, ठीक है। अब ये पूछ रहे हैं कि कंबाइन ईपीएस क्या होगा, मतलब आफ्टर एक्विजिशन क्या होगा। तो अर्निंग्स हमारे पास अवेलेबल है ही, शेयर्स हमारे पास अवेलेबल है दोनों के, और रत्नम मतलब ये तीन तीन चीजें तो एज इट इज आ जाएंगी, और ये रत्नम के शेयर्स के अंदर ई आर रेशो के वो हो जाएगी मल्टीप्लाई, तो ये 1000 बन जाएंगे यहाँ 200 शेयर्स, ठीक है, क्योंकि 0.2 है। तो ये बेसिकली आ गया कंबाइन ईपीएस 15। अब थर्ड पॉइंट में ये क्या पूछ रहा है कि मार्केट प्राइस क्या होगा आफ्टर कंबाइंड, कंबाइंड मार्केट प्राइस क्या होगा। कंबाइंड मार्केट प्राइस क्या होगा, एज्यूम करो जो पीई रेशो है वो एडवर्सली अफेक्ट हो गई 10%। अब मैंने बोला था जो बेसिकली जो एक्वायर की पी रेशो होती है वो यूज हो जाती है अगर हमें आफ्टर मर्जर एमपीएस निकालना है, मतलब कंबाइन एमपीएस। तो अब जो पहली थी वो 10 हो गई, 10 थी तो वो एडवर्सली अफेक्ट होगी तो वो 9 रह जाएगी, ठीक है, 10% कम हो जाएगी, तो हमें 9 को यूज लेना है। अब हम पे कंबाइन ईपीएस है ऑलरेडी, कंबाइन ईपीएस में हम मल्टीप्लाई कर देंगे पी रेशो की जो ये बता रहे हैं, तो उससे हमें पता चल जाएगा नया मार्केट प्राइस। तो यही कराया इन्होंने, 15 मल्टीप्लाई बाय 9, तो ये आ गया 135, तो मार्केट प्राइस होगा इसका 135 रुपये, ठीक है। अब ये पूछ रहा है कि कंबाइन वैल्यू क्या होगी मर्ज कंपनी की, तो ये इजी है, इसके अंदर वही अर्निंग ले लो, 2000 और 4000 6000 हो गई, 6000 मल्टीप्लाई बाय पी रेशो इसके अंदर 9 यूज करी गई है इन्होंने, 10 यूज नहीं करी क्योंकि 9 पहले हमने निकाली थी, ठीक है, तो कुछ पैसे इंफॉर्मेशन दी नहीं है इन्होंने, पर 9 वाली यूज करी है इन्होंने, तो ठीक है, इससे मार्केट कैप हो गई, देखा जाए मल्टीप्लाई करके तो ये हो गई। अब इन्होंने बाई शेयर्स निकाली है हमेशा, तो 135 रुपये एमपीएस लिया है इन्होंने, और 400 मल्टीप्लाई करा 400 जो शेयर्स है नए, तो उससे तो ये आ गई 5400, मतलब बेसिकली 54,000 लाख, ठीक है। अब इसके बाद ये पूछ रहा है गेन और लॉस क्या होगा ऑफ टू एंटिटीज ड्यू टू मर्जर। अब गेन और लॉस पूछ रहा था, अब गेन लॉस इन्होंने ये तो बताया नहीं, ईपीएस के बेसिस पे एमपीएस के बेसिस पे, तो पर इन्होंने जो निकाला है वो निकाला है टोटल वैल्यू ऑफ 200 एमपीएस के बेसिस पे, ठीक है। तो इन्होंने मार्केट प्राइस के बेसिस पे निकाला, तो मार्केट प्राइस के बेसिस पे निकालना बहुत इजी है। देखो जो एक्वायरर है और ये टारगेट है, दोनों के पहले हमने लिख दिए वैल्यू आफ्टर एक्विजिशन, वैल्यू बिफोर, बिफोर वाली तो एज इट इज उठा के लिख दो, ये 200, ठीक है, और ये रही इसकी भी 200, मल्टीप्लाई करोगे तो यही आएगा बेसिकली, ठीक है। अगर हम ईपीएस को मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे मार्केट प्राइस के, ठीक है, मतलब ये रहा 100 और ये रहा 20, इनके मार्केट प्राइस, और इससे मल्टीप्लाई करेंगे इनके शेयर से, तो यानी 200 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये आएगा करोड़ के अंदर 200, और 1000 मल्टीप्लाई बाय 20, तो ये भी आएगा लगभग 2000, तो दोनों ही सेम सेम आएगी। बिफोर आफ्टर एक्विजिशन की क्या होगी, तो एमपीएस ले लो दोनों का और मल्टीप्लाई कर दो इसके नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं नए, तो इसके 200 हैं, तो एक्वायरर के तो सेम आ जाएगी सिंपली। अब जो रत्नम है इसकी 135 एमपीएस हो गया कंबाइन, इसके शेयर्स जितने थे पहले आउटस्टैंडिंग 1000 और मल्टीप्लाई में ई आर रेशियो, तो इसकी ऐसे आ जाएगी।
तो अब देखा जाए तो टोटल गेन आ रहा है दोनों को 70-70। और नंबर ऑफ शेयर्स प्री मर्जर, तो ये प्री मर्जर गेन इन्होंने निकाला है, तो देखा जाए तो ये आएगा 2000 और इसके अंदर 200, तो ये 35 हो जाएगा पर शेयर, और ये 1000 से डिवाइड होगा तो ये 7 आ जाएगा। दूसरे तरीके से भी निकाला जा सकता पर शेयर, मतलब पर शेयर प्री मर्जर वाला इनका वो लिख लो ईपीएस क्या था, जो भी था ईपीएस, यहाँ था ईपीएस इनका मतलब 10 और 4, ठीक है। और पोस्ट ईपीएस क्या हो गया इनका, के बाद ईपीएस देखा जाए तो ये हो गया 15। तो अगर हम इससे कैलकुलेट करें ना तो 15 माइनस, सॉरी एमपीएस देखा जाएगा ना यहाँ पर, एमपीएस कैलकुलेशन हो रही है ना, तो एमपीएस अगर देखा जाए तो यहाँ नया है 135, ठीक है। और पुराने एमपीएस क्या थे इनके, तो पुराने एमपीएस इनके ये रहे 100 और 20। तो एक्वायर कर तो सिंपली माइनस हो जाएगा, 135 माइनस 100 तो ये आया 35, ठीक है। और अब जो ये टारगेट वाला है इसका प्री वाला ऐसे ही रहेगा 20, मतलब -20 रहेगा, और ये जो 135 है इसके अंदर मल्टीप्लाई होगी 0.2 की। 135 को मल्टीप्लाई करेंगे ना अगर हम 0.2 से, तो ये बेसिकली आएगा एक मिनट, 35 ये आएगा 27 रुपये, ठीक है। तो 27 के अंदर से माइनस कर देंगे हम 20 रुपये, ठीक है, इसका प्री, तो ये आ गया 7 रुपये, ठीक है। तो ये वैसे भी निकाला जा सकता था, तो इसके साथ ये क्वेश्चन होता है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 भी इजी सा है। तो इसके अंदर रनिंग दे दी दोनों की, कृष्णा और रामा की। टारगेट कंपनी इसके अंदर कृष्णा है, यहाँ हमने यहाँ से थोड़ा चेंज कर दिया, और रामा है यहाँ एक्वायर, ठीक है। अर्निंग दे दी, दोनों के शेयर्स दे दिए, ईपीएस दे दिया, पी रेशियो दे दिया और मार्केट प्राइस दे दी। अब देखो ये सही कैलकुलेट हुई है, 3.5 मल्टीप्लाई 10 तो 35 आ गया, और इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 35 आएगा, 2.5 मल्टीप्लाई बाय 14, ठीक है। तो ये पी रेशियो करेक्ट है। तो अब ये क्या कह रहा है, कंपनी रामा जो है वो एक्वायर करना चाहती है, और जो 1-to-1 शेयर बेसिस पे होगी, ठीक है। अ, अब इन्होंने लिखा है कि एक्सचेंज रेशियो जो बेस होगी वो मार्केट प्राइस के बेसिस पे होगी दोनों, ठीक है। तो मार्केट प्राइस देखा जाए तो दोनों का 35-35 आ गया, तो सेम है, तो यानी कि ई आर रेशियो 35/35 तो 1:1 हो जाएगी, ठीक है। तो अब ये पूछ रहे हैं कि ईपीएस क्या होगा, व्हाट विल बी द ईपीएस सब्सिक्वेंट टू द मर्जर, यानी कंबाइन ईपीएस। और चेंज क्या होगा ईपीएस के अंदर फॉर द शेयर होल्डर ऑफ बोथ कंपनी, रामा और कृष्णा के लिए, ठीक है। तो कंबाइन ईपीएस तो बेसिकली इजी सा है, दोनों की ये अर्निंग्स जोड़ेंगे प्लस शेयर्स दोनों के जोड़े जाएंगे, क्योंकि ई आर रेशो 1:1 है तो सेम ही रहेंगे दोनों के। तो 6 लाख शेयर्स हो जाएंगे आउटस्टैंडिंग, और 17 लाख इनकम हो जाएगी। तो ये आ गया बेसिकली 17 लाख इनकम हो गई और 6 लाख शेयर्स हो गए, और डिवाइड करेंगे तो हमारा कंबाइन ईपीएस आ गया 2.83। अब ये कह रहा है कि गेन कितना होगा दोनों को, शेयर होल्डर को, तो ये गेन पता करना है। अब देखो गेन के अंदर क्या था हमारा, सिंपली प्री ईपीएस निकाल लो, दोनों का प्री ईपीएस एज इट इज रहेगा दोनों का। और एक्वायरर के केस के अंदर तो दोनों को सिंपली माइनस कर दो, यानी कंबाइन ईपीएस लो और प्री ईपीएस लो, उन दोनों का माइनस कर दो, सिंपली कुछ नहीं करना। फिर अब टारगेट के केस के अंदर हमें क्या करना है, टारगेट के अंदर प्री उसका एज इट इज ले लो, हमें कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है, और उसका जो कंबाइंड ईपीएस है उसके अंदर मल्टीप्लाइज होगी बस ई आर रेशियो की। पर ई आर रेशियो यहाँ देखी जाए ना तो 1:1 है, तो जो है ना कंबाइन ईपीएस है वो दोनों के अंदर सेम रहेगा, यानी कि 2.83, ये देखो 2.83 यहाँ भी, 2.83 यहाँ भी, ये दोनों के अंदर सेम ही रहेगा, ठीक है। अब माइनस इसके अंदर प्री कर दिया, ये भी इसका प्री है, ये लाइन थोड़ी गलत हो गई यहाँ, ये इसके लिए है वैसे देखा जाए तो 2.5 माइनस 2.83, और ये 3.5 माइनस 2.83, तो एक के अंदर डिक्रीज आया, एक के अंदर इंक्रीज आया बेसिकली। तो ये पर शेयर हमें पता चल गया क्या गेन है क्या लॉस है। अब इन्होंने थर्ड पॉइंट में पूछा कि मार्केट वैल्यू क्या होगी पोस्ट मर्ज फर्म की। हाँ, फर्म को मर्ज करने के बाद क्या उसकी कैपिटलाइजेशन होगी, तो ये इजी है। और इसके अंदर जो पीई रेशो है वो रहेगी सेम, पीई रेशो सेम रहेगी। अब पी रेशो किसके लेनी है, वो लेनी है एक्वायरर की, तो देखते हैं हम एक्वायरर की कितनी है, तो 10 टाइम्स है, सॉरी 14 टाइम्स है, क्योंकि एक्वायरर यहाँ रामा लिमिटेड है, तो 14 टाइम्स होगी पी रेशो। तो अब देखो क्या करना है, हमें हमें लेना है कंबाइन ईपीएस। कंबाइन ईपीएस लिया, उसके अंदर मल्टीप्लाई करो पी रेशो की, और उससे मल्टीप्लाई करो नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग की। तो देखो पीई रेशो अगर सेम रहेगी तो क्या होगा, नया मार्केट प्राइस आ गया हमारा
2.83 से 14 को मल्टीप्लाई करा 39.62 और नंबर ऑफ शेयर से इसे मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ गई हमारी नई मार्केट कैपिटलाइजेशन। अब एग्जिस्टिंग मार्केट कैपिटलाइजेशन भी इन्होंने करके दिखा दिया, मतलब पूछा तो नहीं है ऊपर, पर इन्होंने निकाल के दिखा दिया पोस्ट मर्जर की। तो प्री के अंदर कितने थे, तो प्री के अंदर प्री वाली ले लो दोनों की, इंडिविजुअल 70 थी और एक की 40 थी, 1 करोड़ 41। ठीक है, दोनों को प्लस करा, इसमें से माइनस कर दिया, तो टोटल गेन हमें आया 27,72,000। ये किस वजह से आ गया गेन, क्योंकि जो पी रेशो है ना वो 14 दोनों पे लगने लग गई, मतलब एक्वायरर की ज्यादा थी, पी रेशो 14 थी और उसकी 10 थी। पर अब जो दोनों की अर्निंग है ना, तो उस पर 14 लगेगी। पहले दोनों पे अलग अलग लगती थी इनकी सेपरेट, एक पे 10 लगती थी, एक पे 14 लगती थी, अब दोनों पे 14 लग रही है, तो इस वजह से ये गेन आ जाता है। ठीक है, यही रीजन है इसका गेन आने का। फिर अब ये पूछ रहा है कि एसरटेन करो प्रॉफिट कितना हुआ शेयर होल्डर्स को बोथ कंपनी। प्रॉफिट इन इन केस इसके अंदर देखो ईपीएस में तो इसने यहाँ निकलवा लिया था, अब ये पूछ रहा होगा बेसिकली एमपीएस के बेसिस पे कितना प्रॉफिट हुआ, तो अब इन्होंने यहाँ टोटल टोटल में निकाल के दे दिया। ठीक है, टोटल टोटल में खिल गई है, तो टोटल टोटल में कितना आएगा देखा जाए तो देखो ये तो कंबाइन की, यहाँ पे देखो यहाँ एग्जिस्टिंग मार्केट कैपिटलाइजेशन देखा जाए तो कितनी थी, एक की 70 थी और एक की 1 करोड़ 40 लाख थी। ठीक है, तो प्री तो दोनों की सेम रहेगी। ठीक है, तो 70 माइनस होगी एक के अंदर और एक के अंदर ये होगी। अब देखो कंबाइन कितनी थी दोनों की, कंबाइंड मार्केट कैपिटलाइजेशन आई थी, हाँ ये रही 2,37,72,000। तो 2,37,72,000 कंबाइन आई है, के अंदर से एक की माइनस हो जाएगी 70,000 और एक जो टारगेट है उसकी भी माइनस हो जाएगी 1,40, बट वो होगी ईआर रेशो से मल्टीप्लाई होने के बाद। तो देखो यहाँ टोटल टोटल में देखते हैं, तो टोटल हमने देख ली, ये हो गई 237, दोनों की प्री रखी 1,40 और एक की रखी। अब मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होगी इनकी इंडिविजुअल, तो इंडिविजुअल इनकी है, ये इन्होंने शेयर से निकाली है, 4 लाख शेयर लिए, इसका मार्केट प्राइस दिखती है कंबाइन का, तो ये हो गई 158 बाई जो भी है टोटल, यहाँ टोटल। ठीक है, तो वैसे ये 237 से निकाली जा सकती है, मतलब 237,72,000 रखो, उसमें से माइनस करो 1,40 और उसमें से माइनस करो 1,70 एक के अंदर, तो दोनों के अंदर गेप पता चल जाता है बेसिकली। ठीक है, तो ये इससे निकलती, पर थोड़ी वैल्यू करेक्ट नहीं आती, इसके अंदर अलग अलग हो जाती है क्योंकि दोनों के नंबर ऑफ शेयर्स अलग अलग हैं। ठीक है, तो एक के अंदर 4 लाख से मल्टीप्लाई होगी ईपीएस एमपीएस से करो और इसकी एमपीएस से करो, तो दोनों की इंडिविजुअल आएंगी निकल के। आप पोस्ट वाली और उसके अंदर से प्री वाली एज इट इज माइनस कर दो, तो ये हो गई 18,48,000 और ये आ गई 9,24,000, दोनों की आई। अब कंबाइंड में देखें दोनों में यही बेनिफिट आएगा, 27,72,000 का। और इसके साथ ये क्वेश्चन हो जाता है खत्म। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो 9 के अंदर ये भी इजी सही है, इसके अंदर रिलायंस रिलायबल है, सॉरी नॉट रिलायंस, रिलायबल इंडस्ट्री जो टेक ओवर करना चाहती है वो खा जाएगी सनफ्लावर को, तो इसके अंदर रिलायबल एक्वायर है और ये इसका खाना है सनफ्लावर। ठीक है, तो अब इन दोनों की दे दी अर्निंग, दे दी हमें इक्विटी शेयर्स दे दिए और ईपीएस दे दिया। ठीक है, और पी रेशो दे दिया, पी रेशो और ईपीएस है तो एमपीएस में मिल ही जाएगा। ठीक है, अब ये पूछ रहे हैं दोनों का कि मार्केट वैल्यू क्या होगी दोनों की कंपनियों की बिफोर मर्जर। ठीक है, तो एमपीएस आई गया हमारे पास दोनों का। ठीक है, 2 × 10 20 हो जाएगा और इसके अंदर बेसिकली 5 होगा, तो 5 और इनके शेयर्स भी पता है हम आउटस्टैंडिंग कितने, तो इनके शेयर से ना मल्टीप्लाई कर देंगे बेसिकली, तो आ जाएगी हमारी मार्केट कैपिटलाइजेशन दोनों कंपनियों की। ठीक है, तो पहला तो यहाँ हो जाता है। अब ये कह रहे हैं सेकंड में कि एज्यूम करो द मैनेजमेंट ऑफ, यहाँ निकाला भी है देखो इन्होंने 10 20 करके मार्केट कैपिटलाइजेशन हो गई। ठीक है, अब ये कह रहे हैं एज्यूम द मैनेजमेंट ऑफ एस्टिमेट दैट द शेयर होल्डर ऑफ सेल विल एक्सेप्ट एन ऑफर ऑफ 1 शेयर ऑफ REIL फॉर 4 शेयर ऑफ SIL, नो सिनर्जी। तो बेसिकली ये बोल रहे हैं कि ER रेशो 1/4 हो जाएगी, तो क्या होगी मार्केट वैल्यू ऑफ पोस्ट मर्जर, क्या होगी RIL की। ठीक है, तो मार्केट वैल्यू पूछना चाह रहे हैं अगर ER रेशो 1/4 यूज करी जाए। ठीक है, और नया प्राइस क्या होगा पर शेयर का, मतलब एमपीएस पूछना चाह रहे हैं ये। ठीक है, व्हाट इज न्यू प्राइस पर शेयर। ठीक है, मतलब प्राइस का जब वो आए तो एमपीएस है। ठीक है,
अर्निंग आए तो ईपीएस, ठीक है, प्राइस आए तो एमपीएस। आर द शेयर होल्डर ऑफ आरईएल बेटर और वर्स देन दे आर बिफोर, ठीक है। अब इसमें ये बताना है कि पहले से उन्हें फायदा हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। तो ये मार्केट के बेसिस पे होगा, वर्स और जो भी है बिफोर, ठीक है। तो सबसे पहले अब हमें क्या करना चाहिए, इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन निकालने के लिए, मतलब तो हमें वो निकालना चाहिए कंबाइन ईपीएस निकल जाएगा बहुत इजीली, ठीक है। कंबाइन ईपीएस निकालने के बाद हम पीई रेशियो कर लेंगे यूज एक्वायरर की, जो कि है 10, तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा बेसिकली एमपीएस। देखो यहाँ इन्होंने यही करा, पोस्ट मर्जर की अर्निंग ले ली, ठीक है। एक्सचेंज रेशियो इन्होंने देखी कि कितने रेशियो हमें शेयर इश्यू करने पड़ेंगे, तो 10 लाख एक्वायर के तो सेम ही हो गए, इसके 2.5 लाख, 2.5 लाख कैसे हो गए, 10 लाख मल्टीप्लाई बाय 1/4, मतलब 0.25, तो ये आ गए टोटल शेयर 12,50,000। ईपीएस इन्होंने निकाला कंबाइन ईपीएस 2.4, ठीक है। पी रेशियो इन्होंने देखो कुछ नहीं बोला था ना यहाँ किसकी यूज करनी है, तो यूज करी गई यहाँ एक्वायरर की, और वो भी सेम एज इट इज जो उसकी पहले थी, तो 10 से यहाँ मैंने कर दिया मल्टीप्लाई, तो ये आ गया अब इसका मार्केट प्राइस शेयर का, ठीक है, आफ्टर मर्जर कंबाइंड एपीएस है, ठीक है। तो ये आ गया 24। अब 24 है तो इसकी मार्केट वैल्यू क्या हुई कंपनी की, तो शेयर्स कितने हैं हमारे, 12,50,000, 24 रुपए का एक शेयर, तो ये हो गई लगभग 3 करोड़ इसकी वैल्यू आ गई, ठीक है। अब हमें इसकी वैल्यू मिल गई, अब हमें गेन पता करना है कि गेन कितने होंगे, तो पोस्ट मर्जर ले ली मार्केट वैल्यू पीई टोटल अर्निंग, तो यानी वही 3 करोड़ पर वाली। अब इसके अंदर से हम लेस कर देंगे प्री मर्जर मार्केट वैल्यू, तो प्री मर्जर कितनी होगी, तो मतलब पहले की इनकी कितनी कैपिटलाइजेशन थी वो वाली, तो ये रही यहाँ 2 करोड़, और ये थी यहाँ 50 लाख, तो ये 2 करोड़ और 50 लाख हमने यहाँ माइनस कर दी, 2.5 करोड़, तो ये आ गया टोटल गेन मर्जर से हमें 50 लाख का, ठीक है। 50 लाख का टोटल गेन है मर्जर की वजह से, ठीक है। अब ये कह रहे हैं इसके अंदर शेयर्स कितना कितना मिलेगा, ठीक है। टोटल तो तुमने बता दिया 50 लाख का हमें मार्केट कैपिटलाइजेशन में गेन हुआ, तो रिस्पेक्टिव गेन कितना कितना हुआ, तो देखो रिस्पेक्टिव भी ऐसा निकाला जा सकता है कि 2 लाख ले लिया और ये 50 लाख ले लिया, ये तो हम सेम रखेंगे मार्केट कैपिटलाइजेशन दोनों की, ठीक है। ये हो जाएंगे माइनस, और ऊपर हमें लेनी पड़ेगी 3 करोड़, 3 करोड़ दोनों पे रिस्पेक्टिव रिस्पेक्टिव, तो ये 3 करोड़ हम कैसे लेंगे, तो 2 करोड़ शेयर ले लो, 2 करोड़ जो शेयर थे उनके वो शेयर कितने थे, हाँ 10 लाख शेयर थे, 10 लाख शेयर से मल्टीप्लाई कर लो इनके जो आ, नया एमपीएस है, तो नया एमपीएस है 24, यानी कि 10 लाख मल्टीप्लाई में 24, इन्होंने देखो ऐसे ही करा है, यहाँ 10 लाख मल्टीप्लाई में 24, तो ये आ गया पोस्ट कैपिटलाइजेशन कितनी है इनकी इस टाइम, तो इनकी तो हो गई इतनी, और इनके 2.5 लाख शेयर्स हैं तो इनकी होगी 24 से मल्टीप्लाई, तो यानी कि इनके शेयर्स हैं यहाँ 60 लाख, तो 2,40,000 और 60 लाख, ये हो गया, सॉरी 2,40,000 नहीं, 2 करोड़ 40 लाख और प्लस 60 लाख, तो 3 करोड़ हो गया टोटल, प्लस माइनस कर देंगे इनके यहाँ जो प्री वो वैल्यू थी इनकी, तो प्री थी 2 लाख और इसकी थी 50 लाख, तो इसे 40 लाख का गेन हुआ और इसे 10 लाख का गेन हुआ बेसिकली, तो ये आ गया इसका आंसर। अब और क्या पूछा था इसने, ड्यू टू सिनर्जी इफेक्ट, अब सिनर्जी मिल गई इन्हें, तो मैनेजमेंट ऑफ आरईएल एस्टिमेट कर रहा है कि जो इनकी अर्निंग है वो हो जाएगी, ग्रो हो जाएगी 20% से। व्हाट आर द पोस्ट मर्जर ईपीएस, ठीक है, तो कंबाइन ईपीएस निकालना है आपको दोबारा, मतलब हमें, और प्राइस पर शेयर यानी कि कंबाइन एमपीएस निकालना है, कंबाइन ईपीएस कंबाइन एमपीएस निकालना है, और शेयर होल्डर्स की वैल्यू फिर बतानी है हमें दोबारा कि क्या हुआ उन्हें, दोबारा गेन हुआ है या लॉस, ठीक है। तो देखो ये इन्होंने जल्दी से खत्म कर दिया है, अर्निंग हो गई इंक्रीज 20%, तो 20% न्यू अर्निंग कितनी हुई, 30 लाख मल्टीप्लाई बाय 1.0, अब ये 30 लाख जो ली हैं ये इन्होंने ली हैं कंबाइन वाली, ठीक है, दोनों की अर्निंग जैसे ये थी यहाँ 20 लाख और 10 लाख, तो सिनर्जी हुई है वो, तो गेन हुआ है वो दोनों की वैल्यू में हुआ है 20%, तो नई अर्निंग हमें पता चल गई। शेयर्स कितने होंगे, शेयर्स उतने ही होंगे जितने पहले थे, यानी कि 12,50,000, तो इससे आ गया हमारा कंबाइन ईपीएस, ये हो गया 2.8, तो
पी रेशो वही रहेगी सेम, तो 10 से मल्टीप्लाई हो गया, तो ये हो गया अब 28.8। पहले 24 था, अब आ गया 28.8। तो शेयर होल्डर विल बी बेटर ऑफ देन बिफोर द सिचुएशन। अब चाहो तो वैसे ही दोबारा कैलकुलेट करके दिखा सकते हो, पर इन्होंने यहाँ एमपीएस भी छोड़ दिया। ठीक है, तो जो 24 रुपए का वो था मार्केट शेयर प्राइस एमपीएस, वो हो गया अब सिनर्जी की वजह से 28 रुपए 80 पैसे। इसके साथ ये क्वेश्चन भी यहाँ होता है। अब देखते हैं यहाँ क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है इसके अंदर, देखो कि लॉन्गिट्यूड लिमिटेड जो है वो प्रोसेस में है एक्वायर करने में लैटिट्यूड लिमिटेड। मतलब तो देखो ये हो गया लॉन्गिट्यूड एक्वायरर हो गया और लैटिट्यूड टारगेट हो गया, ये लिखना जरूरी है हमेशा, इससे इजी हो जाता है। एक्वायर लिखो या टारगेट लिखो, ठीक है। अब इन्होंने इन्फॉर्मेशन क्या दिया है, तो ये प्रॉफिट दिया है दोनों का 120 और 80, फिर नंबर ऑफ शेयर्स भी बता दिए इन्होंने, ठीक है। तो इससे ईपीएस आ जाएगा, ईपीएस इन्होंने ऑलरेडी कैलकुलेट करके दे दिया कि लो तुम क्या चक्कर में पड़ोगे। फिर उन्होंने पी रेशो बता दी कि पी रेशो ले लो, पी रेशो भी ले लो, तो पी रेशो से दोनों को मल्टीप्लाई कर दो ईपीएस को, क्योंकि टाइम्स में होती है वो, तो तुम्हें एमपीएस भी मिल जाएगा। तो यहाँ एमपीएस मिल गया तुम्हें। अब क्या पूछना चाहते हैं, ये पूछना चाहते हैं प्री मर्जर मार्केट वैल्यू पर शेयर में एमपीएस पूछ रहा है और वो प्री मर्जर वाला, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। तो बेसिकली देखो 8 मल्टीप्लाई बाय 15 120 हो गया ये, और लैटिट्यूड का 5 मल्टीप्लाई बाय 10 50 हो गया ये, तो दोनों के एमपीएस आ गए। ठीक है, अब ये क्या पूछ रहा है, यहाँ पूछ रहा है ये मैक्सिमम एक्सचेंज रेशो क्या होगी लॉन्गिट्यूड जो ऑफर कर सकता है विदाउट द डिल्यूशन ऑफ ईपीएस। अब लॉन्गिट्यूड कौन है, लॉन्गिट्यूड है एक्वायर, तो एक्वायर क्या है रेशो ऐसी इशू दे सकता है कि उससे कोई भी डिल्यूशन ना हो ईपीएस में। ठीक है, अब इसका वो कैसे निकलेगा कि कोई डिल्यूशन ना हो ईपीएस में और एमपीएस में भी। ठीक है, लॉन्गिट्यूड के मतलब एक्वायरर के इसके अंदर एक तो यही सिंपल जब फॉर्मूला वाला जो अप्रोच है वो ही रख देंगे। कंबाइन ईपीएस के फॉर्मूले में डाटा रखेंगे, कंबाइन ईपीएस हमारे वही चाहिए जो हमें पहला था, यानी पहला 8 था इनका, यहाँ 8 है ना, तो ये भी 8 ही चाहते हैं, तो यहाँ 8 लिख दो। कंबाइन ईपीएस में अर्निंग लिख दो दोनों की, और नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग लिख दो प्लस 16, और यहाँ एक्सचेंज रेशियो चाहिए ना हमें, एक्सचेंज रेशियो ही पूछी है इन्होंने, देखो एक्सचेंज रेशियो, तो यहाँ एक्स लिख देते हैं जो कि हमें पता नहीं है, तो इसे हम सॉल्व करेंगे तो एक्स आ जाएगा ये 10/16 बेसिकली। तो ये एक्सचेंज रेशियो हमें यहाँ से पता चलेगी। अभी आईसीआई का क्या तरीका है, इनका वही है, सिंपल ही है वैसे देखा जाए तो वही है। तो 120 और 80 इन्होंने अर्निंग टोटल करी, तो ये 200 लाख हो गई। ठीक है, अब आईपीएस चाहिए हमें, क्या होना चाहिए, अब उसके बाद तो 8 होना चाहिए, तो 8 से डिवाइड कर देंगे तो कितने लाख शेयर्स हो गए, 25 लाख शेयर्स, और एग्जिस्टिंग कितने इशू कर रखे हैं लॉन्गिट्यूड ने, तो 15 लाख ऑलरेडी इशू कर रखे हैं, तो कितने नए इशू कर सकता है, यानी कि 10 लाख नए इशू कर सकता है। 10 लाख नए इशू कर सकता है कितने को, मतलब कितने शेयर्स के लिए, तो ये करे जा सकते हैं टारगेट कंपनी के 16 लाख शेयर्स के लिए। तो ये बेसिकली हो गया 16 इसके अंदर नीचे आ जाएगा और 10 ऊपर आ जाएगा, मतलब 10 हम ऑफर कर सकते हैं और 16 लाख शेयर्स एक्वायर करने के लिए। तो वो अकॉर्डिंगली कैलकुलेट हो जाएगा कि कितने शेयर पर शेयर इशू करा जा रहा है। ठीक है, तो 5/8 आ जाएगा और या फिर 10/16 आ जाएगा। ठीक है, प्लस सेकंड एमपीएस के अंदर डिल्यूशन ना हो तो क्या एक्सचेंज रेशियो होगी, तो इसमें भी यही सेम ये वाला फॉर्मूला लगाया जा सकता है। यहाँ एमपीएस लिख दो, जो पहला था वही एमपीएस, पहला एमपीएस कितना था, पहला एमपीएस इन्हें चाहिए था यहाँ 120। ठीक है, तो 120 होना चाहिए था, 120 लिख दो 8 की जगह, फिर यहाँ लिखो मार्केट कैपिटलाइजेशन, मार्केट कैपिटलाइजेशन दोनों की ऐसे आएगी 120, यहाँ इसके मार्केट प्राइस से मल्टीप्लाई कर दो 15, तो और 50 है, तो इसे 16 लाख से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, सॉरी ये अर्निंग है ऊपर, यहाँ नीचे एमपीएस मल्टीप्लाई में शेयर्स आएगा। ठीक है, तो दोनों की अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन देखें इनके प्री, उससे प्री मार्केट शेयर से। ठीक है, या कंबाइंड वाला यूज नहीं करना, कंबाइंड कभी कंबाइंड पी रेशो यूज कर दी जाए उसे निकालने के लिए मार्केट कैपिटलाइजेशन, मार्केट कैपिटलाइजेशन कंबाइन ऐसे भी निकल जाती है, दोनों की अर्निंग को ऐड करो और पी रेशो ले लो एक्वायरर की। तो एक्वायरर की नहीं लेनी है क्योंकि इन्होंने नहीं बोला कि एक्वायरर की पी रेशो यूज करनी है। ठीक है, दोनों को प्लस करो,
अर्निंग्स को और इनकी वो सॉरी दोनों की अर्निंग्स को उससे मल्टीप्लाई करो, मतलब 120 मल्टीप्लाई बाय 15, ठीक है, 80 मल्टीप्लाई बाय 10। तो पी रेशियो डायरेक्ट कैलकुलेट होके आ जाएगी। और एमपीएस से निकालना है तो एमपीएस से भी आ जाएगी, तो उसके अंदर प्लस 120 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर 15 से मल्टीप्लाई होगी और 50 मल्टीप्लाई बाय 60 से होगी, ठीक है। तो ये यहाँ भी ऐसे ही रखा है, ठीक है, तो ये आ जाएगी 2600। अब 2600 ऊपर आ गई, यहाँ आई हमारी कितने, यहाँ था 120, तो 120 को हम इधर ले जाएंगे, इस इक्वेशन को हम इधर लेके आ जाएंगे, 15/16 ये सेम ही रहेगा। तो उससे फिर हम इस एक्स को कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा, एक्सचेंज रेशियो ये मिलेगी। प्लस इनका क्या तरीका है, इनका 2600 है, 2600 को डिवाइड करा इन्होंने 120 से, क्योंकि एमपीएस इन्हें वही चाहिए। उसके बाद इन्हें शेयर पता चले कितने होने चाहिए टोटल, तो 21,67 होने चाहिए, ठीक है। तो अब एग्जिस्टिंग कितने, एग्जिस्टिंग 15 लाख है, तो कितने नए इशू कर सकते हैं, तो वही 6.67 इशू करे जा सकते हैं। और कितने के लिए इशू करे जा सकते हैं, ये करने पड़ेंगे 16 लाख के लिए। तो 6.67 डिवाइड बाय 16 लाख, तो ये आ जाएगी 0.4169, ये आ गई एक्सचेंज रेशियो। और इसके साथ ये क्वेश्चन नंबर 10 भी खत्म होता है।